हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीश कुशवाहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है संबंध और फलन, उसका लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं आज। पिछला वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने क्लास 11th का जितना कुछ भी था वो हमने रिवाइज करा था। क्लास 11th में समुच्चय और संबंध इतना हमने रिवाइज कर लिया था। आगे जो संबंध है वो क्लास 12th में आता है फिर। तो आज हम क्लास 12th के संबंध को पढ़ने वाले हैं। तो संबंध होता क्या है ये हमने सारी चीज़ें कल बात कर ली थी। बेसिकली उसका इंट्रो वगैरह सारा हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज हमें क्या करना है, तो एक फ्लो याद रखना सबसे पहले। तो कि सबसे पहले आता है समुच्चय। जैसे मैंने कुछ समुच्चय ले लिए, ए बी, दो मैंने समुच्चय ले लिए, कुछ भी हो सकता है इनमें, कुछ भी अवयव हो सकते हैं। दो समुच्चय ले लिए, पहली बात समुच्चय। उसके बाद फिर इन दोनों का क्रॉस होगा, समुच्चय आया, उसके बाद इनका कार्तीय गुणन आया। कार्तीय गुणन में क्या आता है, इसका एक अवयव लेंगे, इसका एक अवयव लेंगे और ऐसा कुछ बना देंगे, ए बी जैसा बना देंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। तो जो क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। तो जो क्रमित युग्मों का समुच्चय बना ये वाला, उसको कहते हैं कार्तीय गुणन। तो समुच्चय के बाद आया कार्तीय गुणन। अब ये जो कार्तीय गुणन आता है उसमें जो ए और बी होता है, इसमें हम कोई रिलेशन बताते हैं। मान लो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन बताया, और जितने इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें क्रमित युग्म, उनको उठा करके एक नया समुच्चय बना देते हैं जिसे हम कहते हैं आर। ठीक है, तो ये क्या आ गया फिर, संबंध। तो एक क्रम याद रहना चाहिए, सबसे पहले समुच्चय, फिर करेंगे उसका कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन में से फिर आएगा संबंध, और आगे जब तुम पढ़ोगे तो संबंध में से फिर निकल के आएगा फलन। पूरा एक फ्लो है इन चैप्टर्स का। तो अभी तक तुम्हारे लिए इतना ही काम का है, तो ये एक फ्लो याद रहना चाहिए। समुच्चय क्या होता है, तो सॉरी संबंध क्या होता है। फिर संबंध की अगर डेफिनेशन पूछे तो सिंपल सा बोल सकते हो, कार्तीय गुणन जो है ए क्रॉस बी, उसका उपसमुच्चय होता है संबंध। यहीं पर वो बात लिखी हुई है कि ए से बी में जो संबंध आर है, कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है संबंध। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, इतना कल हमने बात कर ली थी। अब आगे क्या बात करने वाले हैं, मान लो तुम्हारे पास, बेसिकली उससे पहले ये भी हमने कल ही बात कर ली थी, लेकिन इस क्लास में भी ये जरूरी है कि कोई संबंध होता है। जैसे समुच्चय, संबंध अलग तो कुछ होता नहीं, संबंध भी तुम देखो तो एक है, तो एक समुच्चय ही है, तो एक समुच्चय ही, तो समुच्चय के सारे नियम इस पर भी लागू होंगे। ठीक है, तो समुच्चय को कितने तरीके से हम लिख सकते थे, दो तरीके से हम उसको लिख सकते थे। पहला होता है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। वो दोनों जहां पर भी काम करेंगे कि ये कुछ और नहीं है, ये है तो एक समुच्चय ही। तो समुच्चय पे जो चीजें काम करती थी वो संबंध पर भी काम करने वाली हैं। तो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, ये दो तरीके के बेसिकली तुम लिख सकते हो। यहाँ पर अगर तुम क्वेश्चन में देखना चाहो तो ये आर, ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो इतने पे खत्म कर देता हूँ। तो ये क्या है, रोस्टर रूप में संबंध लिखा हुआ है, संबंध को तुमने रोस्टर रूप में लिख दिया। और जो एग्जाम्पल है, मान लो इसको देखो, तो यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो संबंध जो होता है उसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। रोस्टर रूप आसान होता है, देखने से ही सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदल दें। तुम इस सारे क्वेश्चन में देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन में इस एक क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं तुम्हारे पास, ये जो जितने सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारे पास, उन सब में तुम्हें समुच्चय निर्माण रूप ही देखने को मिलेगा। तो पहली चीज में क्या करनी पड़ेगी, उसको तुम्हें रोस्टर रूप में बदलना पड़ेगा। ये पहला स्टेप होगा तुम्हारे लिए, उसको रोस्टर रूप में बदलना पड़ेगा। तुम कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, वही है, समुच्चय निर्माण रूप में तुम्हें सारे के सारे जो संबंध है वो दे रखे होंगे। यहाँ पर तो खैर रोस्टर रूप है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो समझ गए ना, समुच्चय निर्माण रूप को सबसे पहले तुम्हें रोस्टर में बदलने पड़ेगा ताकि वो आसानी से समझ में आए। रोस्टर रूप आसान से समझ में आ जाता है। तुम कोई भी देख लो, पहले क्वेश्चन से लेकर तुम आखिरी तक देख लो, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी में समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। तो जो संबंध होता है उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते कैसे हैं, उसको पहले समझो कि समुच्चय निर्माण रूप में कुछ चीज लिखी हुई है तो वो किस तरीके से लिखी हुई है। ए क्रॉस बी क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई, कहाँ गए, सबसे पहली चीज मैंने तुमसे बोला कि समुच्चय आएगा, फिर दोनों का तुम क्रॉस करते हो तो कार्तीय गुणन आएगा। अब तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कार्तीय गुणन है वो बेसिकली बनता कैसे है, तुम एक अवयव, ये दिखने में कैसा है, अगर ये रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं, हम कुछ इसी तरीके का बनाएंगे। ए क्रॉस बी मान लो ये है,
तो हम यहाँ पर पहले बताते हैं कि इसमें जो अवयव आ रहे हैं ये सारे के सारे अवयव ही तो हैं, तो हम बताते हैं इसमें कि जो अवयव है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पर तुम देखोगे ए कॉमा बी जैसा दिख रहा है, ऐसा ही तो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पर कि ऐसा कुछ आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। सिंपल कैसा आ रहा है, ए कॉमा बी जैसा तो वो दिखता है भैया। फिर तुम लगाओगे कॉलन, कॉलन का मतलब सच दैट, इसके आगे फिर तुम इसकी खासियत बताओगे। ये समुच्चय निर्माण रूप होता है। ये सारी चीजें 11th क्लास में और डिटेल से बताई जाती हैं, अभी मैंने 11th के लेक्चर डाले नहीं है समुच्चय वाले, तो जब वो आएंगे तो उनको तुम देख सकते हो, उसमें तो अल्टीमेट क्लैरिटी तुम्हें मिलने वाली है, वो बहुत डिटेल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम आगे बताएंगे ये जो पहला वाला ए आता है वो हम यहाँ से लेते हैं, इनमें से ये 1 2 3, ये पहला वाला जो आता है वो इस समुच्चय से आ रहा होगा, ये वाला ये जो ए है वो कहाँ से आ रहा होगा, ए से आ रहा होगा, तो ए बिलोंग्स टू ए, कॉमा जो दूसरा वाला है वो कहाँ से आ रहा होगा, ये वाला 3 4 वो यहाँ से आ रहे होंगे, बी वाले से आ रहा होगा, ये वाला बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। समझ में आया। ये जो क्रॉस लिखा हुआ था वो मैंने किस तरीके से लिख दिया, ये जो क्रॉस लिखा हुआ था उसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखाएंगे, ए कॉमा बी, ऐसा तो वो दिखता होगा, इसके जितने अवयव होंगे ए क्रॉस बी में जितने अवयव होंगे वो दिखते तो ऐसे होंगे, और जो पहला वाला जो ए है वो तो समुच्चय ए से आ रहा होगा, इससे ऐसे समझो, ये जो वाला है ये तो ए से आ रहा होगा और दूसरा वाला बी से आ रहा होगा, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। अब संबंध में क्या होता है, संबंध में क्या होता है भैया, ये कार्तीय गुणन आ गया, तुम यहाँ पर कुछ संबंध बताते हो, मान लो ये ए है और ये बी है, तुम ए और बी में कुछ संबंध बताते हो कि मान लो भैया तुमने बोल दिया ए बराबर बी, ये तुमने ए और बी में एक संबंध बता दिया, इसको जो जो अवयव इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, संतुष्ट कर रहा होगा, केवल तुम उसको इसमें लोगे, यही तो होता है। जैसे ए बराबर बी को कौन संतुष्ट कर रहा है, ये वाला कि ए बराबर बी हो गया, और कौन है ए बराबर बी हो गया, ए बराबर बी हो गया, तो केवल तुम इन तीनों को उठाकर यहाँ पर डाल दोगे, 1,1 2,2 3,3, इसी तरह डाल दोगे तुम्हारा संबंध बन जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर भी तुम देखो ये वाला जो ए है ये बी है, तो ये जो ए आ रहा है वो किससे आ रहा होगा, समुच्चय ए से आ रहा होगा, और ये वाला जो बी आता है वो समुच्चय बी से आता है। लेकिन एक कंडीशन और बढ़ा दी, इतना तो सेम ही है, इसमें भी सेम इतना तो है ही, बस एक कंडीशन और बढ़ा दी, ए बराबर बी, तो वही चीज हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, समझना है इसको ध्यान से, इतनी चीज तो सेम रहने वाली है, ये जो ए क्रॉस बी हमने करा सेम का सेम यहाँ पर लिखना होगा समुच्चय संबंध में, बस एक चीज बदल जाएगी, यहाँ पर तुम्हें एक संबंध भी डालना पड़ेगा। संबंध का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए बराबर बी हो सकता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो सकता है, ए बराबर बी प्लस 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए और बी में कुछ ना कुछ संबंध होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ तुम बना सकते हो। तो ये होता है किसी संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। तुम इसी चीज को यहाँ पर देखो, अब तुम कहाँ गए, भगवान ने हटा दी एक, तो चलो मैं वापस ले लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, ये तुम प्रश्नों को समझ तो पाओ कम से कम कि ये प्रश्नों में चल क्या रहा है। अब यहाँ पर देखो, देखो पहला ही क्वेश्चन है, पता नहीं तुम्हें कौन सा कलर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये संबंध है, देखो जैसे ऐसा बेसिकली पूरी फॉर्म दे नहीं रखी है, चलो ऐसे बताता हूँ। तुम ये चीज अब तुम्हें पता होता है कि जो संबंध आता है वो आता कहाँ से, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है संबंध, उसी में से निकल के आता है संबंध। तो हम मान के चलते हैं, अगर तुमने आर बराबर कुछ लिखा है तो उसमें हम मान के चलते हैं कि इतनी चीज तो होगी ही होगी, कि जो ए कॉमा बी है वो ए क्रॉस बी से आ रहा होगा, और ए से बिलोंग कर रहा होगा, बी से बिलोंग कर रहा होगा, ये बात तो तुम्हें पता रहती है कि इतना तो होता ही है। तो हम इस चीज को लिखते नहीं है, मतलब बार बार कौन लिखे इस चीज को कि ए से आ रहा है बी से आ रहा है, ये हम समझ जाते हैं कि हाँ भैया ऐसा तो होता ही है। तो सिंपल ऐसा लिख देते हैं कि ए कॉमा बी कॉलन, अब इसके बारे में बता देंगे, कोई संबंध है यहाँ पर सीधा सीधा बता देंगे, ये जो संबंध है वो सीधा सीधा लिखाया जाएगा। तो बेसिकली ये भी तरीका सही है, ये तरीका प्रॉपर तरीका है, यहीं से हमने निकाला है। एक और तरीका तुम यहीं से एक और बना सकते हो, अभी अभी जो तुरंत पता चला कि ए कॉमा बी जो है, यहाँ पर तुम सीधा संबंध लिख दो कि ए बराबर बी है या ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, ऐसा कुछ, तो सीधा तुमने संबंध लिख दिया यहाँ पर। तो ये भी संबंध को लिखने का तरीका है। एक तरीका ये है कि तुम इनको पहले बता दो कि ए से आ रहा है बी से आ रहा है, फिर तुम इस संबंध को लिख दो, तो वो भी सही है। एक और आता है कि अब देखो
ये जो तुमने संबंध बनाया है, ये जो संबंध बनाया है ये वाला, अब इसमें तुमने कुछ बेसिकली क्रमित योग में लिए होंगे, जैसे 1,1 है, 1,1 है, ये मैंने यहाँ से लिया है, ये जो है वो R से लिया है, तो इसका मतलब क्या है 1,1 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है, ये तुमने कब निकाला, ये पूरा का पूरा क्रमित योग में क्या कहते हैं इसको, कार्तीय गुणन है। इसमें से तुमने 1,1, 2,2, 3,3 ये R में कब डाले, जब इसमें और इसमें कुछ ना कुछ संबंध था। तो इसका मतलब ये है कि एक का संबंध एक से है, ये जो पूरी चीज का मतलब क्या है कि एक का संबंध एक से है, एक जो है वो बेसिकली संबंधित है एक से। इस तरीके लिखने का तरीका होता है, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो बात एक ही है, ठीक है। 1,1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, अगर ये R में है तो पक्की बात है कि A और B में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि A इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, एक एक से संबंधित है। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आया होगा, अभी और समझना तुम इस चीज को। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और दूसरी बात, ये जो संबंध में ये आता है, ये जो मान लो 1,1 है, वो यहाँ पर भी तो होता है, इसी में से तो तुमने उठाकर डाला है यहाँ पर। तो बेसिकली ये 1,1 होता है वो A क्रॉस B से भी बिलोंग करता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि तुम ऐसे लिख दो कि जो A, B वाले जो जितने भी अवयव हैं वो A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं, लेकिन साथ में तुम एक संबंध और डालना पड़ेगा, तुम्हें संबंध तो डालना पड़ेगा। जैसे अब तुम तीनों इनको देखो कि कहाँ कहाँ पर ये तुम्हें देखने को मिलेंगे। पहली चीज, ये शुरुआत में ही दे रखा होगा, पहले ही पेज पर ये चीज दे रखी होगी। तो यहाँ पर तुम नोटेशन को देखो, 1,B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। हमें पता है संबंध में ऐसा ही होता है कि वो A क्रॉस, सबसे पहले आता है समुच्चय कि A और B दो समुच्चय होंगे तुम्हारे पास, फिर उन दोनों का क्रॉस करेंगे, उनमें कुछ क्रमित योग आएंगे, फिर उनमें से तुम संबंध बना दोगे। तो हमें पता है कि A, B जो होता है वो बिलोंग करता है A क्रॉस B से, A, B जो होता है वो बिलोंग करता है A क्रॉस B से, हमें पता है भैया ये बात। लेकिन फिर उसकी खासियत बताओ आगे। तो खासियत ये है कि A B का भाई है, तो बेसिकली A और B में तुमने कुछ संबंध बता दिया कि A B का भाई है, ये एक संबंध है दोनों में, A और B में, प्रथम घटक और द्वितीय घटक में एक संबंध है। ऐसे तुम देखो A B की बहन है, A B की आयु है, A की आयु B की आयु से अधिक है, A द्वारा प्राप्त पूर्णांक B द्वारा प्राप्त पूर्णांक से कम है, A B में संबंध देखने को मिल रहा है। तो एक नोटेशन तो यह है कि A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ऐसे लिख दो, फिर तुम संबंध को लिख दो। या फिर दूसरा तरीका वही है जो तुम्हारी किताब में दे रखा है। किताब में क्या, ज़्यादातर क्वेश्चन में दे रखा है कि A, B जैसा तो रूप होना चाहिए संबंध का, और डायरेक्ट तुमने संबंध लिख दिया, शॉर्ट एंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड क्लियर। तो शॉर्ट में तुमने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया एक चीज़ कि A, B ऐसा तो उसका रूप होना चाहिए, दिखने में तो ऐसे होने चाहिए सारे के सारे अवयव, और वो संबंध क्या होना चाहिए A और B में, वो यहाँ पर लिखा रहता है, ये संबंध लिखा रहता है। तो नोटेशन समझ में आई। हम ऐसा नहीं कर रहे कि बिल्कुल मतलब बहुत ही हल्के में निकाल रहे हो इन क्वेश्चन को, एक एक चीज़ समझते हुए चल रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब कुछ लाइनें ऐसे लिखी आएंगी तुम्हारी पूरी की पूरी, मतलब जितना भी ये है उसमें ऐसी कुछ लाइनें तुम्हें देखने को मिलेंगी, तो लाइन्स को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे समुच्चय A पर परिभाषित संबंध, ऐसा तुम बार बार देखोगे इस चैप्टर में कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध। तो बेसिकली इस लाइन को मैं ऐसे भी बदल सकता हूँ, समुच्चय बेसिकली हम क्या करते हैं, एक समुच्चय लेंगे, B समुच्चय लेंगे, उन दोनों पर A क्रॉस B करेंगे, उसमें से फिर R निकाल लेंगे संबंध। तो बेसिकली ये जो संबंध आ रहा है वो किस पर परिभाषित है, समुच्चय A और समुच्चय B इन दोनों पर परिभाषित है। तो इसको बोलने का तरीका होता है, ये जो संबंध आ रहा है वो A से B में, समुच्चय A से B में परिभाषित है, इस तरीके से बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, फिर अगर मान लो मैं B की जगह पर A को ही ले लूँ, A भी वही है, मान लो 1 2 3, तो मैं कह रहा हूँ सिंपल इसी को ले लो, एक से ही काम चला लो तुम। तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि ये एक संबंध है, और मैं लिखने को लिख लो नहीं, उससे कुछ मतलब फर्क पड़ेगा नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे, दो समुच्चय आ गए, दो समुच्चय नहीं है वो एक ही समुच्चय है, फिर तुम क्या करोगे, A क्रॉस A करोगे, कार्तीय गुणन आएगा, फिर संबंध आएगा। तो तुम क्या करोगे, ये जो संबंध है वो A से A में परिभाषित है, इसी बात को बोल देते हैं कि वो समुच्चय A पर ही परिभाषित है। एक बार बोल दो ना, A से A में बोलने का क्या मतलब है, समुच्चय A पर परिभाषित है। तो ये होता है मतलब कि A क्रॉस A कार्तीय गुणन होगा और उससे संबंध निकल रहा होगा। ठीक है, फ्लो याद रखना।
ये बात तो मैंने समझाई दी। इसका क्या मतलब होता है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए बी से संबंधित है, पता है हमें बात, ए बी से संबंधित है। ये बहुत बार ये नोटेशन यूज होगी। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये जो क्रमित युग्म है वो बिलोंग कर रहा है आर को। तो आर में कब आए होंगे ये, कार्तीय गुणन बना होगा सबसे पहले। तो मान लो ए कॉमा ए मान लो, चलो इसमें कुछ कार्तीय गुणन बना होगा, फिर उसमें से तुम कुछ संबंध बनाकर लाए होगे ए और बी में, तब जाकर एक संबंध बना होगा। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो, अगर तुमने इतना बोल दिया कि ए कॉमा बी आर में आ रहा है, तो आर में तो तभी आता है जब ए और बी में कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, समझ में आई बात। अब तुम आ जाओ मेन चीज पर। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक्स बताए हैं अभी। अब आ जाओ मेन चीज पर। ये जो चैप्टर है वो, कि इसमें तुम्हें पढ़ने हैं बेसिकली संबंधों के प्रकार। अलग अलग प्रकार के संबंध देखने को मिलेंगे। संबंध कहाँ से बनते हैं, कार्तीय गुणन से बनते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता। और जो संबंध होता है वो तुम्हें पता है कि कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। इसी में से कुछ कुछ अवयव उठाकर हम एक नया समुच्चय बना देते हैं, उसको हम संबंध कहते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी। अब मैं कह रहा हूं वही बात जो हम उपसमुच्चय में कहते थे। मान लो मैं इन अवयवों में से कुछ नहीं ले रहा। ऐसा ही तो होता था कि कोई समुच्चय है 1, 2, 3, मैं इसमें से तीनों के तीनों अवयव ले सकता हूं तो उपसमुच्चय बन जाएगा। मैं इनमें से दो दो के जोड़े बनाकर उपसमुच्चय बना सकता हूं। मैं एक एक लेकर उपसमुच्चय बना सकता हूं। मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूं तो भी वो समुच्चय हो जाएगा। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि मैंने इसमें से कोई भी अवयव उठाकर नहीं डाला इसमें, तो ये खाली रह गया। तो ये संबंध किस प्रकार का हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। मैं शुरुआत में तो मैं बेसिक अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, फिर बाद में हम इसकी डेफिनेशन वगैरह और वो जब चीज़ें होती हैं उनको देखेंगे। पहले तो समझो बस चीज़ों को। अब मैं कह रहा हूँ एक और तरीका होता है 1, 2, 3। जब उपसमुच्चय पढ़ते हैं तुम क्या करते हैं, तुम तीनों को भी उठाकर डाल देते हो। कि तीनों को उठाकर तुमने डाल दिया बी कि 1, 2, 3 आ तो ये इसी में से उठाई, तो तुमने इसी में से है, तो उपसमुच्चय तो ये होगा, तो बी उपसमुच्चय होगा ए का। वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। मैंने ये जितने भी हैं सारे के सारे उठाकर एक नया समुच्चय बना दिया, उसको नया नाम दे दिया आर। ये R1 R2 मतलब अलग अलग नाम दे दिए हैं बस। तुमने सारे के सारे ही डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा फिर, सार्वत्रिक संबंध। समझ रहे हो, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध क्या हो गया, सार्वत्रिक संबंध। बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए तुम। याद लेंगे तो सारे लेंगे, नहीं लेंगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए। तो जब तुम एक्सट्रीम पर चले जाते हो तो इनको बोलने लग जाते कि ये तो तुच्छ है। इनको क्या संबंध नाम दे रहे हो, तो इनको बोल देते हैं तुच्छ संबंध। तुच्छ संबंध। अभी मैंने सारा कुछ लिख रखा होगा, लेकिन उससे पहले तुम समझ जाओ सारी चीज़ों को। ट्रिवियल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और ये यूनिवर्सल रिलेशन, और इन दोनों को मिलाकर कह देते हैं तुच्छ संबंध है। इनका कुछ महत्व नहीं है ज़्यादा, ट्रिवियल है ये। अगली चीज़ समझो। अब मैं कह रहा हूँ मान लो मैंने एक कंडीशन इसमें लगाई कि मैं इसमें से ऐसे ऐसे को उठा के ला रहा हूँ जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो। एक इधर है तो एक ही इधर है, दो इधर है तो दो ही इधर है, तीन इधर है तीन ही इधर है। मैं ऐसे ऐसे अवयवों को उठा के ला रहा हूँ, बस इन्हीं को ला रहा हूँ। मैंने इनके अलावा कुछ नहीं लिया और मैं तीनों को उठाकर ले आया। तो अब जो संबंध बन रहा है उसको उन्होंने नाम दे दिया तत्समक। तुम बोलोगे भैया ये तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, डट जाओ सारी चीज़ें हैं, बस इसी पर टिके हुए हैं आगे चीज़ें। ठीक है, तत्समक संबंध, संबंध आइडेंटिटी रिलेशन लिख दूंगा आगे। नाम समझो, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि जो हिंदी वाली जो बुक है गणित की, वहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं वो ज़्यादातर संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं। तो इसको समझो, तत्सम, तत्समक, बेसिकली इसका मतलब क्या है, उसके जैसा, उसके समान, तत्समक। तो उसके जैसा ही ये होना चाहिए, उसके जैसा ही ये होना चाहिए, उसके जैसा ही ये होना चाहिए। नाम से समझ में आ रहा है। तो ये होता है तत्समक संबंध। और हाँ, इसकी मेन जो शर्त है वो ये है कि इन तीनों के अलावा मैं कुछ और नहीं डाल सकता, मैं कुछ और नहीं डाल सकता, इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ये लाइन तुम तो पकड़ लो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ये लाइन मेरे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रही है और इसी ने मतलब इनमें कन्फ्यूजन कराने से बचाया है। तत्समक और स्वतुल्य में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, ये बस तुम तो पकड़ के चलो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा तत्समक में। ठीक है, तो ये हो गया तत्समक संबंध।
अब मैं कह रहा हूं, मान लो मैंने एक और संबंध बताया, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, 1,1, 2,2, 3,3, ये तीनों तो मैंने ले लिए, लेकिन इस बार मैंने ये वाला भी ले लिया। इसमें मैंने मान लो कुछ ये वाला भी ले लिया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिए, 1,4। अब क्या होगा, 3,1। यहाँ पर तो हम कह रहे थे तत्समक में कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा भैया, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चल गया। यहाँ पर तो एक्स्ट्रा चल गया, ना चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पर तो आ गया। ये क्या है, एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये एक्स्ट्रा चलने वाला क्या होगा, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया कि इस तरीके के जितने संबंध होंगे उनको फिर हम बोलेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्व का मतलब अपने जैसा, तुल्य का मतलब समान, अपने समान। तो ये जो जैसा है वैसा ये है, जैसा ये है जैसा भी है, जैसा ये है जैसा ये है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चल सकता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ होगा, तो मैं दिखाऊंगा अभी। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित तत्समक हो गया, रिक्त और सार्वत्रिक, ये चार प्रकार के संबंध देख लिए। अब तुम देखो, मेन तो यही है कि स्वतुल्य तुम्हारे में मेन है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीन नाम हैं, उनको पकड़ के चलना। स्वतुल्य हमारा क्लियर हो चुका है कि दिखने में एक जैसे होने चाहिए, ये तीन तो होने ही चाहिए दिखने में एक जैसे, और तीनों के तीनों लेने ही हैं, अभी बात करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी चल सकता है स्वतुल्य में, ये बात ध्यान रखना। तत्समक में एक्स्ट्रा नहीं चलता। अब आ जाओ अगली चीज पर। मान लो अब मैं कुछ ऐसा संबंध बनाता हूं, कुछ ऐसा संबंध कि मैंने 1,2 लिया है, तो 2,1 भी ले लिया फिर मैंने, और क्या है 3,1 लिया है मैंने, तो 1,3 भी लेना है। 2,4 लिया है, यहाँ पर 4,3 तो है ही नहीं, और क्या बचा है, 2,3 ले लो और 3,2 ले लो। मान लो मैंने कुछ ऐसा संबंध बता दिया। अब ये क्या है भैया, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे एक गोला है ये, मान लो इसको मैं बिल्कुल बीच से काट देता हूं, तो जैसा ये इधर दिख रहा है वैसा ही ये इधर दिख रहा है, तो इसको कहते हैं सिमेट्री, सममिति, सिमेट्री। ये एक सिमेट्री है, दोनों तरफ एक जैसा, बेसिकली एक तरीके मिरर इमेज तुम बोल सकते हो। मान लो तुम्हारे पास एक शीशा रखा हुआ है, शीशा शीशा रखा हुआ है, और इस पर तुम बेसिकली क्या कहते हैं, कैसे समझाओ इसको, कोई शीशा रखा हुआ है, या ऐसे ही तुम इसको समझो, मान लो ये कोई गोला है, वो मैंने बिल्कुल बीच से काट दिया, तो जैसा ये इधर दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा है। अगर तुम इसको फोल्ड कर दो, अगर इसको मोड़ दो, तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे। तो वैसे ही अगर इसको करो तुम, इन दोनों को फोल्ड कर दो ऐसे, मतलब बीच से इनको मोड़ दो, तो ये घूम के इधर, ये जो एक वाला है वो तो एक के ऊपर आ जाएगा, और ये दो वाला है वो यहीं पर आ जाएगा। बस ऐसे समझ लो एक पेज है, तो इस पेज को तुम पलटोगे, इस वाले जो पेज को पलटोगे, इस वाले पेज को तुम पलटोगे, तो तुम्हें लग रहा है ना कि ये वाला एक जो है वो दूर है, पेज के दूर है थोड़ा सा, तो इधर भी ये दूर ही जाने वाला है। दो नज़दीक है, तो ये दो नज़दीक वाले के ऊपर आएगा, तो ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो सिमेट्री दिख रही है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ये होता है सिमेट्री। तो जहां पर भी ऐसे अवयव दिखें, जहां पर भी ऐसे अवयव दिखें, उनको हम क्या कहते हैं, ये मैंने फालतू में मिटाया। तो ऐसे जो भी अवयव दिख रहे हैं उनको फिर बोल दें, जैसे यहाँ पर है 3,1 है, इधर 1,3 है, 3,1, 1,3, 3,1, 1,3, 2,3 है, तो 3,2 भी है। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो संबंध, तो उसको कहते हैं सममित संबंध, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं, हाँ इसमें एक और डाल दूँ, चलो मान लो ये इसको उठाकर एक और डाल देता हूँ, 2,2। अब तुम बोलोगे भैया तुमने बोला था 2,2 है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, इसके तो इधर आ ही नहीं रहा, जैसे इनके बीच में कुछ आ रहा था, इन दोनों के बीच में कुछ आ रहा था, इसके बाद भी तो कुछ आना चाहिए। हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा ये है तो एक समुच्चय ही। अगर मान लो तुमने यहाँ पर 2,2 और डाल दिया, तो ये तुम क्या कर दिया, ये तुमने समुच्चय के साथ गलत कर दिया। समुच्चय में क्या बोलता है वो, कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने एक बार लिख दी तो बस एक बार लिख दी, वापस मत लिखना उसको, तो ये तुम लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 2,2 लिखो या 2,2 लिखो, बात तो एक ही है, वही लिखा रहने दो एक बार में। तो ये जो है वो एक सममित रिलेशन है, सममित संबंध है। ठीक है,
तो एक प्रकार का ये संबंध आ गया। अभी बस मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन वगैरह में मैं नहीं जा रहा। और ज़्यादा तुम देखो इतने पे ही निकल जाते हैं कि हाँ बस तुम्हें समझ में आ गया, क्वेश्चन करो अब। लेकिन ऐसे ना होने वाला, मैं बहुत डिटेल में तुम्हें ले जाने वाला हूँ। काम तो तुम्हारा चल ही जाएगा इतने से, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं तुम्हारा। अब देखो ये हो गया सममित। अब मैं एक और डाल रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ है, अब मैं एक ऐसा संबंध बना रहा हूँ जहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मान लो मैंने ले लिया 1,2, फिर मैंने ले लिया 2,3, फिर मैंने ले लिया 1,3, फिर मैंने ले लिया 3,2, फिर मैंने ले लिया 2,2, 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2, ठीक है, ये मैंने बना दिया है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर हो क्या रहा है, 1,2 है, फिर 2 से शुरुआत हो गए, यहाँ पर है 2 से शुरुआत हुई और 2,3 पहुँच गया, फिर तुम देखो 1,3 आ गया, मतलब एक का संबंध 3 से आ गया, ये यहाँ पर मिल गया तुम्हें। बेसिकली हो क्या रहा है कि 1,2 है, फिर 2 से शुरुआत होगी 2,3, फिर 1,3 पहुंच जाएगा, यहाँ पर देखो 1,3 हो गया। ऐसे ही अगर तुम देखो 1,3, फिर 3 से शुरुआत होगी 3,2, तो अब 1,2 भी यहाँ पर होना चाहिए। तो एक संक्रमण जैसा फैल रहा है ना, एक के बाद दूसरा या दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा ही तो चल रहा है। ऐसे ही तो कोरोना में हुआ था, संक्रमण फैल गया कि एक से दूसरे पर फैला, दूसरे से तीसरे पर, तो ऐसे ही तो कोरोना फैला था। तो इसी को तो कहते हैं संक्रमण, कि संक्रमण हो गया भैया। तो इसी ऐसा अगर कहीं पर हो रहा हो कि 1,2 है, फिर 2,3 है, 2 से यहाँ पर खत्म हुआ तो 2 से यहाँ पर शुरुआत हो गई, तो 1,2, 2,3 और फिर उसमें 1,3 भी आ गया, 1,3 भी आ गया। तो ऐसा जो भी संबंध तुम्हें दिखे उसको कहेंगे संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव। तो संक्रामक संबंध इसको बोलते हैं। और इसमें तुम्हें हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि 1,2 है, तो इसके लिए देखो कि अगर 1 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है, तो पक्की बात है कि 1 3 से संबंधित होगा, तो 1 3 से संबंधित है। अब तुमने इसको चेक कर लिया, अब इस पर आ जाओ, 2 3 से संबंधित है, फिर तुम ढूंढोगे 3 से शुरुआत होने वाला कौन सा है, 3 2 से है, तो 3 2 से है, तो पक्की बात है कि 2 2 से होगा, तो वो यहाँ पर है। अब तुम इस पर आ जाओ, 1 3 से है, फिर 3 से शुरुआत होने वाला ढूंढोगे तो 3 2 से है, तो 1 2 से होगा, समझ रहे हो, 1 2 से होगा, ये भी मिल गया तुम्हें संबंध में। 3 2 से है, 2 2 से है, तो 3 2 से होगा, तो 3 2, तो ये खुद में ही है। 2 2 से है, फिर 2 3 से है, तो 2 3 से होना चाहिए, तो 2 3 ये खुद में है। तो बेसिकली तुम्हें आधे चेक करने पड़ते हैं, अभी तुम समझोगे आगे। तो ये हो गया संक्रामक। तो ये इतने सारे प्रकार के बेसिकली संबंध होते हैं, मैं तुम्हें इतने पर कह के छोड़ सकता हूँ कि जाओ प्रश्नावली कर लो, और मैं करा दूंगा तुम्हें सारी प्रश्नावली, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला। तो मैं बस मैंने अभी आइडिया दे दिया है कि संक्रामक क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, और ये जितने भी प्रकार के संबंध होते हैं वो होते क्या हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे संबंध होते हैं, एंटीसिमेट्रिक होता है, और कौन कौन से होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो उनको छोड़ो, तुम इनको समझो। इन दोनों को क्या कह रहे थे हम, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको कहते हैं महत्वहीन है, वो तुच्छ हैं, ज़्यादा महत्व उनको देना नहीं है, तुच्छ है, ट्रिवियल रिलेशन इनको बोल देते हैं। ठीक है, तत्समक संबंध हमने अलग से पढ़ा है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने फिर भी पढ़ा। तत्समक संबंध क्या होता है, मान लो कोई समस्या है ए 1,2,3, तो जो आर बनेगा वो कैसा बनेगा, तीनों के तीनों जो अवयव हैं उनको तुम डबल डबल बार लिख लो, 3,3, इस तरीके से तुमने एक समुच्चय बना दिया, संबंध बना दिया, तो वो हो जाएगा तत्समक संबंध। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, ये बात पक्का याद रखना तत्समक में। इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, याद रखना इंग्लिश में भी, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मेन तो तुम्हारे लिए ये 3 है, 1 2 3, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा। अगर कोई संबंध है, मान लो ये ही संबंध है, अगर मैं इसको चेक करूंगी ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अगर ये संबंध तीनों बैठ जाता है कि ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सममित भी है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है। तो मैं तीनों चेक करने पड़ेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये एक तुल्यता संबंध है। ये बात समझ में आई, तुल्यता संबंध अलग से कुछ नहीं है, ये 3 ही है बस। तो इसको जरा चेक करो, देखे जैसे स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि खुद के जैसा, स्वतुल्य, अपने जैसा होना चाहिए, तो 1,1 2,2 3,3 अपने जैसा है।
एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन इसमें नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, ये स्वतुल्य भी है और तत्समक भी है। सम्मित तो गलत बोलेगा, तत्समक भी है और स्वतुल्य भी है। स्वतुल्य का मतलब एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, गलत बोलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा इसका मतलब होता है, लेकिन तुम अगर एक्स्ट्रा ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वतुल्य होगा। इसमें जैसे हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे तो भी ये स्वतुल्य है। अब देखो सम्मित, सम्मित का मतलब क्या है, 1,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, तो वो लिखा होगा ना। 2,2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3,3 है तो 3,3 होना चाहिए, तो वो लिखा हुआ है, तो ये सम्मित भी है। हैंड राइटिंग पर मत जाना, बहुत ही गंद मचा दी है मैंने। संक्रामक का मतलब 1,1 है तो ढूंढो कि 1,1 है या नहीं, तो बोलोगे वो तो है ही नहीं, एक से शुरुआत होने वाला दूसरा तो कुछ है ही नहीं, यही है बस कि 1,1 है, एक ए से संबंधित है, एक ए से संबंधित है। फिर तुम बोलो एक से शुरुआत होने वाला तो केवल यही है, तुम फिर से लिख दोगे एक ये है, तो फिर 1,1 ऐसे होना चाहिए। तुम बोलोगे भैया बिल्कुल बात सही है, ऐसा ही तो हो रहा है, तो तुमने 3 बार लिखने की जगह पर उसको एक बार ही लिख दिया है, तो ये भी एक संक्रामक होता है। इसको मैं अभी और आगे समझाऊंगा संक्रामक को अच्छे से। तो ये संक्रामक भी है। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों हैं तो ये तुल्यता संबंध है। समझ में आई बात? तो ये होते हैं संबंधों के प्रकार। अब आते हैं एक एक करके इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते जाते हैं, और वो तुम्हें आसानी से अब समझ में आ जाएंगे। अगर मैं पहली बार में ही तुम्हारे सामने डेफिनेशन वगैरह लेकर आ जाता, तुम भाग जाते कि ये क्या करा रहा है, ये ना समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आता तुम्हें समझ, वो पक्की बात है। तो यहाँ पर मेन जो बताऊंगा, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तो कोई हमें दो समुच्चय तो लेने ही पड़ेंगे, हमें पता है भैया ये बात। तो अब हमें वो फ्लो याद है कि हमने सबसे पहले समुच्चय लिया, संबंध जो होगा ए से बी में है। अब ये बात भी हमें समझ में आ रही है कि यहाँ से ए क्रॉस बी बनाएंगे तो वहाँ पर आएगा, फिर उसमें से संबंध निकालेंगे तो वो बेसिकली ए से बी में है। ये बातें हमें समझ में आ रही हैं। एक रिक्त संबंध है यदि, कब वो रिक्त संबंध होगा कि ए का कोई अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ए का कोई अवयव ए बी सी है मान लो, यहाँ पर 1 2 3 है। अब ये जो एक है वो इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है कि ए कॉमा ए ऐसा कुछ बन गया, बी कॉमा 3 बन गया, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कनेक्शन उनमें बन ही नहीं रहा। तो उसको फिर बोल देते हैं कि ये जो संबंध बनेगा, इन दोनों से जो संबंध बनेगा वो एक रिक्त संबंध होगा, कुछ आ ही नहीं पाएगा उसमें कुछ ऐसा, तो उसको कहते हैं रिक्त संबंध। इसको आसानी से समझ जाओ। तो बेसिकली ये तो कुछ लिखा नहीं है, ए क्रॉस बी में से तुमने कुछ नहीं लिया, तो वही उपसमुच्चय के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा, इसमें से तुमने कुछ नहीं लिया तो तुम्हारा जो संबंध है वो खाली रह गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो आर होगा वो किसका उपसमुच्चय होगा, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। और आर को हमने नाम दे दिया फाई, क्योंकि ये एक रिक्त संबंध है। ठीक है, रिक्त संबंध समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल नहीं है, बॉयज स्कूल है, उसमें केवल लड़के लड़के पढ़ते हैं, तो उनका एक समुच्चय बना दिया कि जितने भी विद्यार्थी उसमें हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके नाम लिख लिए एक समुच्चय में। समुच्चय ए है, उसमें मान लो लिख दिया तुमने राम, श्याम, और क्या है, जितने भी तुम्हारे नाम होते हैं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, मोहन, सोहन, यही बचपन में पढ़े हैं तो वही आ रहे हैं, मोहन, सोहन, और क्या, शिवम, रोहन, मोहन, सोहन, रोहन, ऐसे कुछ नाम लिखे लो पूरे स्कूल के। अब उसमें तुमने एक संबंध लगा दिया कि इनमें से तुम 2 उठाओ, ए बी, ये आते तो संबंध समुच्चय से ही है। ये जो क्रमित युग्म बनता है इसमें से जो ए आता है वो कहाँ से आता है, समुच्चय ए से। बी ये कहाँ से आता है, समुच्चय बी से। लेकिन यहाँ पर केवल समुच्चय ए है तो वो भी बी ए से ही आने वाला है। तो ये जो नाम आएंगे, तुम ए और बी की जगह पर राम और श्याम डालकर देखो, तो इधर भी तुम्हें राम और श्याम डालने पड़ेंगे। तुम क्या कहोगे, राम श्याम की बहन है, क्या ये हो सकता है? पूरा स्कूल ही मतलब लड़कों का है, तो वहां पर बहन कहाँ से बन जाएगी, नहीं बन पाएगी ना। तो ये ऐसा जो संबंध है, अगर इसको तुम रोस्टर में बदलो तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं 2 लड़कों का। 2 लड़के कभी बहन थोड़ी ना हो जाएंगे, तो कुछ ये खाली रह जाएगा हमेशा। तो इसको कहते हैं रिक्त संबंध। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 था, आधा लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए। इसमें सार्वत्रिक संबंध वाला अलग है। ऐसे में और एग्जाम्पल लूँ, मान लो जैसे ये है, कोई समुच्चय है ए, उसमें संबंध दे रखा है ए कॉमा बी, ए माइनस बी 10 आना चाहिए। इसको रोस्टर रूप में बदल के दिखाओ, अभी तो समुच्चय निर्माण रूप है। ए और बी के ऐसे जोड़े बनाओ, ए और बी के ऐसे जोड़े बनाओ कि जिनको घटाने पर 10 आ जाए, और ए और बी आने तो इन्हीं में से चाहिए, और कुछ नहीं ले सकते। मान लो तुमने 4 ले लिया और यहाँ से 1 ले लिया, बिल्कुल अंतर जिसका ज़्यादा हो वो ले लिया,
तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 तो कभी आने नहीं वाला। 1 - 4 कर लो तो -3 आ जाएगा। 2 - 4 करो तो 2 आएगा, -2 आएगा। बेसिकली 4 - 2 कर लो 2 आएगा। 4 - 1 3 कर लो 1 आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 आ सकता है, 10 तो कभी आ ही नहीं रहा। तो इसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं कि 4 1 4 2 1 4 4 1, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा। तो ये खाली रह जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि वो इस रिलेशन को संतुष्ट ही नहीं कर रहे। तो ये खाली रह जाएगा, ये रिक्त संबंध है। ये एग्जाम्पल आज मैंने अगले पेज पर, ये वही बात है। मैं इसको छोड़ो अभी तुम, लेकिन समझने पर ध्यान दो, प्रश्नावली में कर लेंगे उन सारे क्वेश्चंस को। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, बी के सभी अवयवों से संबंधित है, बी के प्रत्येक अवयव से नहीं, बी के सभी अवयवों से संबंधित है। मान लो ए है ये 1 2 3, बी है 1 2 3 4, तो एक जो है वो 1 से संबंधित है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है। 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। क्या कोई भी कॉम्बिनेशन बचा? सारे के सारे तो तुमने ले लिए, तो उसको कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। जैसे मैं तुमसे कहूं कि हाँ चलो यही ले लो, ये तुम्हारे एग्जाम्पल भी उदाहरण भी है, प्रश्नावली एनसीईआरटी का उदाहरण है ये। बोल क्या रहा है, कोई समुच्चय है, वही है लड़कों का स्कूल है, तो तुमने उनके सभी जो विद्यार्थी हैं उनके नाम लिख लिए हैं एक समुच्चय में। तुम बोल रहे हो कि ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो 3 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, 1 मीटर में 3 फुट आते हैं। यहाँ पर तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 1 मीटर में 3 फुट आता है। 1 मीटर जो होता है वो 3 फीट के बराबर होता है, 3 फुट के बराबर आता है। लड़कों की लंबाई कितनी होगी? मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट का हो सकता है, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और कम से कम कितना हो सकता है? ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल कि 2 फुट का बच्चा है एक क्लास में, 6 फुट का है, और दूसरी क्लास में मतलब उसी क्लास में 2 फुट का बच्चा है, ऐसा तो होता नहीं। ज़्यादातर की एज कितनी होती है? 5 फुट से लेकर ऊंची होती है, 5 से लेकर 6 फीट के बीच में होती है। लड़कियों की थोड़ी कम रहती है, लड़कों की थोड़ी ज़्यादा रहती है। इतनी तो अंतर रहता है, 1 फुट का अंतर रहेगा। ये बोल रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो पता है ये बात हमें, 1 फुट से ज़्यादा उसकी ऊंचाई होगी नहीं। 1 फुट, 1 मीटर तो 3 फुट होता है। 3 मीटर कितना हो जाएगा? बिल्कुल 3.2 आसपास होता है। तो 3 मीटर कितना हो जाएगा? 3 मीटर तो भैया करीब तुम मान लो 10 फुट के बराबर हो जाएगा। तो सभी की जो ऊंचाई है, मतलब दोनों की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 10 फुट से तो कम ही होगी यार। 1 फुट की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई हो सकती है, तो 1 फुट 10 फीट से तो कम ही है। तो इसमें तो सारे बच्चे आ जाएंगे, इतना अंतर 10 फीट से तो कम सभी में अंतर है। तो वही है, 10 फीट से ज़्यादा तो किसी में अंतर होगा नहीं कि एक लड़का है कि वो है 1 फीट का और दूसरा है 11 फीट का, ऐसा तो नहीं होगा। तभी तो 11 फीट का अंतर, 10 फीट का अंतर आएगा, लेकिन सभी में 10 फीट से कम अंतर है। तो सारे के सारे बच्चे उसमें आ जाएंगे। तुम सभी का नाम उसमें लिख सकते हो कि राम श्याम, राम घनश्याम, जितने भी तुम्हारे पास नाम है वो। तो ये एक सार्वत्रिक संबंध हो गया कि इसमें तुम्हारे सारे के सारे जो भी समुच्चय में हैं उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। तो ये सार्वत्रिक संबंध हो गया। अगली चीज समझो, इसको छोड़ो अभी, इसको भी हो गया। तत्सम क्या होता है? ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो। ये लाइन थोड़ा सा याद रखना, ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित होना चाहिए। केवल का मतलब एक्स्ट्रा नहीं चलेगा भैया, एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, केवल खुद से हो। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि दिखने में तो ए जैसा हो, और जो ए है वो समुच्चय ए से आ रहा हो, उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। समुच्चय ए पर समुच्चय ए पर तत्समक संबंध आई। ठीक है, ऐसे पढ़ने का तरीका है। या इसी को दूसरे तरीके से बोल दो, यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो, या तो ये बोल दो, या फिर बोल दो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनका रूप ए जैसा होना चाहिए। ए जैसा तो उनका रूप हो, जहां जो ए है वो ए से बिलोंग करना चाहिए। बात एक ही है। तुम इस चीज को पकड़ के चलो, यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो तो उसको कहते हैं तत्समक संबंध। यहाँ पर अगर केवल को मैं हटा दूं, केवल को अगर मैं हटा दूं कि ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, केवल मैंने हटा दिया है, केवल खुद से संबंधित नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, केवल हटा दिया, तो उसका मतलब क्या है कि अब एक्स्ट्रा चल जाएगा। तब तो केवल था, तब हम नहीं चला सकते, अब एक्स्ट्रा चल जाएगा।
तो अब तुम इसको लिखने का तरीका ये होता है, दोनों बात तो एक ही कहते हैं, बस केवल का अंतर पड़ जाता है। अगर मैं इस चीज को लिख दूं, ये जो है वो सेम ये लिखा हुआ है, सेम का सेम लिखा हुआ है, बस लिखने का स्टाइल बदल दिया कि कम से कम थोड़ा तो अंतर पता चले, तो बस लिखने का तरीका बदल दिया है। बाकी ये जो बात लिखी हुई है वही बात यहां पर लिखी हुई है। ये समझ में आ रही बात? तो अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो वो होता है तत्समक संबंध, और कहीं ऐसा दिख जाए तो वो होता है स्वतुल्य संबंध। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या लिख दिया तुमने, पहले तो हमें आसान आसान भाषा में समझ में आ रहा था, ये क्या है? तो बेसिकली तुम बार बार गणित में ऐसी भाषाएं नहीं लिखते हो। मैंने तुम्हें बताया गणित की खुद की भाषा होती है, वो हिंदी इंग्लिश में नहीं चलती, उसकी खुद की भाषा होती है। तो वो उसने अपनी भाषा में ये चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी है उसको उसने अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, और कुछ नहीं करा उसने। ठीक है, जैसे कोडिंग वगैरह करते हो तो कोडिंग में क्या होता है, तुम हिंदी में टाइप करते हो, उसमें हिंदी में कोडिंग करते हो, उसकी अलग लैंग्वेज होती है, तुम्हें सीखने पड़ती है, पाइथन वगैरह सीखना पड़ेगा तुम्हें, HTML सीखना पड़ेगा, CSS जावास्क्रिप्ट वो सब सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो वही चीज़ है कि मैथ की एक अलग भाषा है, उसने अपनी भाषा में ये जो बात लिखी हुई है वही लिख दिया है। कैसे लिखी हुई है? A, बिलोंग्स टू R। अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, A मतलब A खुद से ही संबंधित है, खुद से ही संबंधित है। देख रहे हो, मैथ भी वही बात बोल रहा है जो हिंदी में लिखी हुई है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब इसको समझना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये चिन्ह लगा हुआ है, कैसे उल्टी भी बनाओ उसको काट दो, इसको कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल सभी के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। इस तरीके से इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास कोई समुच्चय है A, मैंने कोई समुच्चय ले लिया A 1, 2, 3। तो जो मैं संबंध बना रहा हूँ, स्वतुल्य संबंध बना रहा हूँ, उसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मान लो मैं 1, लिख लिया, 2, लिख लिया, और 3, लिखा नहीं, मैंने 1, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी। हाँ बताया, एक्स्ट्रा तो चलती हैं। तुमने ये दो ले लिया कि 1, 2, तुमने 3, यहाँ पर डाला ही नहीं। तो वो यही बात बोल रहा है कि ऐसा जो रूप है वो सबके लिए होना चाहिए, जितने भी A हैं, ये क्या है, A हैं, जितने भी A हैं उन सभी के लिए ऐसा रूप तुम्हें लेना है। ये बात तुम्हें पकड़ में आनी चाहिए, बहुत ही मतलब बारीक चीज़ है, ये पकड़ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा जब तक तुम इसमें तीनों की तीनों चीज़ें डाल नहीं देते, तो तीनों की चीज़ें तुम्हें डालनी पड़ेंगी तब ये स्वतुल्य होगा। ये होता है इसका मतलब, फॉर ऑल उन सभी A को डालना है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू समुच्चय A। ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब आ जाओ अगले पर, जैसे ये मैंने लिख रखा है तो कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ जो मैंने समझाई वही है, 1, 2, 3। इससे बढ़िया मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल समझाऊँ कि हाँ ये समझा देता हूँ, बाकी को बाद में कर लेंगे। जैसे ये है L, कोई रेखाओं का समुच्चय है। बेसिकली L में क्या होगा, कोई रेखा 1, रेखा 2, रेखा 3, ऐसे अलग अलग रेखाएं होंगी। उस समुच्चय पर तुमने एक संबंध बना दिया। क्या संबंध बताया कि L1 जो होगी वो L2 के, मतलब L1 L2 का तुम्हें वो बनाना है, क्रमित संबंध बताना है। और संबंध क्या है, यहाँ पर संबंध लिखा रहता है कॉलन के बाद में, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के क्या कहते हैं उसको, समांतर है, L1 L2 के समांतर है। तो बताना है क्या ये संबंध स्वतुल्य है या नहीं। तो हमें पता है स्वतुल्य में क्या होता है भैया, एक जैसे दिखते हैं। अगर यहाँ पर L1 है तो इधर भी L1 ही होना चाहिए, यहाँ पर A है तो इधर भी A होना चाहिए, ऐसा ही तो हो रहा था। वही चीज़ तुम्हें यहाँ पर कर दो, ये जो संबंध है उसमें चेक करो कि अगर मैं यहाँ पर L1 और L1 डाल दूँ, एक जैसा डाल दूँ, तो क्या ये संबंध सेटिस्फाई करेगा कि L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1 L2 के समांतर है। क्या ये बात L2 नहीं L1 के समांतर है, क्या ये बात सही है? जैसे डाल कर देखना पड़ता है, हमें ऐसे रूप बताने हैं स्वतुल्य में। अगर स्वतुल्य चेक करना है तो ऐसा तुम्हें बनाना पड़ेगा कि जहाँ पर जैसा है वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए, वही चीज़ तुम इधर भी डाल दोगे। तो यही चीज़ देखो, ये L1 है, ये L2 है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये L1 है, ये L2 है, ये दोनों की दोनों समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों समांतर हैं, ये जो है वो समांतर है। मैं कह रहा हूं मैं एक ऐसी लाइन, और इनके बीच में दूरी कितनी है, मान लो इसके दूरी में 5, तो यहाँ पर भी इसकी दूरी 5 होगी। यही तो इसकी डेफिनेशन होती है, समांतर रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है कि ऐसी लाइन है जिनके बीच में जो दूरी है वो बराबर रहे, फिक्स रहे। तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये दूरी है उसको फिक्स कर दो 0 पे। तो तुम क्या करोगे, एक लाइन तुमने ये बनाई
और फिक्स दूरी कर दी तुमने 0, उसी के ऊपर ही आ जाएगा ना, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। मैंने तो बनाने में ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर जाएगा। 0 उसके बीच में अंतर है, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो 0 है वो अब 5 हो गया, हो तो नहीं रहा। तो हमारी जो परिभाषा थी समांतर रेखाओं की वो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों की जो बीच की दूरी है वो बराबर है, तो L1 के समांतर होगी। जो रेखा है, कोई भी रेखा हो, वो खुद के समांतर तो होती ही है, खुद के समांतर तो होगी ही होगी। तो ये जो संबंध है वो एक स्वतुल्य संबंध फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेक करना होता है। अभी ये तुम मतलब पेपर में कैसे लिखना है और लिखने का तरीका बताओ भैया कि प्रॉपर तरीके से हम कैसे लिखाएं, ये तो तुम समझाते जा रहे हो, वो मैं प्रश्नावली वाले प्रश्नों में करा दूंगा, क्योंकि अभी तुम पूरा फोकस समझने में कर दो कि चल क्या रहा है। बेसिकली लिखना फिखना तो वो बाद में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आ जाता है सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। हमें पता है कि यदि समस्त a, b के लिए, बेसिकली इसको हटाओ या समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। जैसे दे रखा है, कोई समुच्चय दे रखा है, होगा a, उस पर कोई परिभाषित संबंध है r, तो r सममित संबंध तभी होगा जब समस्त a, b बिलोंग्स टू a। बेसिकली जितने भी ये जो संबंध में आएंगे, मान लो कोई संबंध 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, ऐसा मान लो तुमने कोई संबंध बना दिया है R। तो ये जितने भी a और b आ रहे हैं, a और b आ रहे हैं, वो आने तो समुच्चय a से ही रहे होंगे, समुच्चय a से ही रहे होंगे। ये तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ज़्यादा खास नहीं है। के लिए a, b बिलोंग्स टू R से b, a बिलोंग्स टू R, वही है ना। a, b ऐसा कुछ दिखे तो b, a ऐसा कुछ भी दिखना चाहिए, सिमेट्री दिखना चाहिए संबंध में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, ये होता है इसका मतलब यदि ये होगा, अगर ये होगा तो हम आगे की बात देखेंगे। अगर ये हुआ तो चेक करो कि b, a है कि नहीं। अगर a, a बिलोंग्स टू R है, यानी कि a, R, b है, तो फिर चेक करो। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब होता है, इसको पढ़ने का तरीका बता दूं, उससे तुम समझोगे। यदि a, b बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है b, a बिलोंग्स टू R होगा। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। तो वही बात है कि जो समुच्चय है उसमें जो भी उस रिलेशन में आ रहा है, जितने भी तुम आओगे 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, तो ये जितने भी आ रहे हैं a और b, a और b, a और b, वो समुच्चय a से आने चाहिए, सभी के सभी। बाहर से मत ले आना कि 4, 3 कर दिया और वो समुच्चय में है ही नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपल ही याद रखना कि अगर ये है तो चेक करो कि b, a है या नहीं। बहुत ही सिंपल सी है। तो समय तो आसानी है। जैसे यहाँ पर देखो 1, 1 है तो चेक करो 1, 1 उल्टा भी होना चाहिए। 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। 3, 1 यहाँ पर है तो मिल गया हमें, 3, 1 हमें मिल गया। 2, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, मिल गया हमें खुद ही। 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए। 3, 2 कहाँ पर है? ये मिल गया। अब ये तो पहले से चेक हो रखे थे, इनको क्या चेक करोगे? क्योंकि ये तो इधर से उधर चले जाओ या उधर से इधर आ जाओ, बात तो एक ही है। जैसे ये जो है यहाँ से तुम यहाँ पर पहुँच गए, अब वापस इनको चेक करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम वापस इस पर पहुँच जाओगे। तुम यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए, अब वापस लौटने की क्या जरूरत है? तो तुम इतने चेक कर लो बस। ठीक है, टिक लगाते जाना। ये कैसा संबंध है ये बताओ तो जरा। तुम बोलोगे अपने जैसा दिख रहा है और सारे के सारे अभी अब ले लिए तीनों के तीनों, तो क्या हो गया? ये तत्समक। दूसरी बात स्वतुल्य भी हो गया। अब तुम देखोगे ये स्वतुल्य सममित तत्समक भी होगा, स्वतुल्य भी हो गया। अब ये सममित भी होगा। 1, 1 है तो 1, 1, 2, 2 है तो 2, 2, 3, 3 है तो 3, 3, तो ये सममित हो गया। इसको देखो 1, 2 है तो 2, 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2, 1 है ही नहीं कहीं। तो अगर ये नहीं है कुछ तो खत्म करो बात, वो सममित नहीं होगा। मिलना ही चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए मिलना चाहिए। तुम बोलोगे 3, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 2 है, 3, 3 है तो 3, 3 है। इन सब के लिए तो हो ही रहा है, इससे एक से क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं,
एक से फर्क पड़ेगा, अगर एक भी गलत बैठ गया तो समझ जाओ तुम्हारा गेम खत्म है, वो समुच्चय सम्मित नहीं होगा, तो ये सम्मित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये भी है, ऐसे सम्मित चेक करना है, तो इसमें क्या करोगे तुम, L1 L2 ऐसे रेखाएं दे रखी होंगी, कोई समुच्चय है, सममित चेक करना है। सममित में तुम्हें क्या करना होता है, कोई सम्मत बताओ, मान लो इसको R डैश बोल दिया करो, R डैश, ठीक है, नाम बस नामकरण कर दिया है। तो तुम्हारे पास है L1 L2, L1 और L2 परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, कि अगर L1 ये रही तो L2 ये रही, ये L1 है तो L2 ये रही। ठीक है, तो जो सम्मित क्या कहता है, पलट दो, अगर L1 L2 बोल रहे हो तो L2 L1 बोलो। अब तो L2 L1, इसके लिए चेक करो अब तुम, क्या ये बात सही बैठती है, तो इधर भी वही चीज़ लिखो, L2 और L1 परस्पर लंबवत हैं, क्या ये बात सही है, तो बोलो L1 जो है ना वो L2 पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, बात सही है, परपेंडिकुलर दिख रहा है हमें। फिर तुम बोलो उल्टा बोलो अब तुम, कि L2 L1 पर परस्पर लंबवत है, L2 जो है वो L1 पर लंबवत है, तो वो भी बात सही है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। तो ये जो रिलेशन है ये वाला, वो एक सम्मित संबंध होगा। तो इस तरीके से तुम्हें ये चेक करने होते हैं। ठीक है, अब अगली चीज पर आ जाओ, संक्रामक संबंध। इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझा था, ठीक है, वैसे तो मैंने समझा ही दिया था इसको, तो अब तो मैं वही समझा था कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R से A, C बिलोंग्स टू R प्राप्त हो, तीनों क्रम में चलती हैं, कि यदि और केवल यदि A, B बिलोंग्स टू R है एंड B, C बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है A, C बिलोंग्स टू R होगा फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। मतलब तुम्हें सारे चेक करने पड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि तो सारे चेक करो, सभी चेक करो, सारे के सारे जो अवयव आने वाले हैं, क्रमित युग्म आने वाले हैं संबंध में, वो सारे के सारे चेक करो, सारे चेक करो। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो तुम इसको याद रखना, यदि A B से संबंधित है, बेसिकली यही बात बोल रहा है, अगर A, B बिलोंग्स टू R है और इसके साथ में ये भी, ये दोनों साथ में चलनी चाहिए, कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब हम चेक करेंगे कि अगली वाली चीज़ को। तो A B से संबंधित है, B C से संबंधित है, तो पक्की बात है A C से संबंधित होगा, A C से संबंधित होगा, तब A C से संबंधित होगा। तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन हैं वो लग जाती हैं, तो हम बोल देंगे कि जो समुच्चय जो संबंध है वो एक संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सारी चीज़ें देखनी है। और मान लो अगर कोई संबंध ऐसा होता है वहां पर यही वाली कंडीशन नहीं मिल रही, या ये तो चलो मिल गई कि 1,2 मिल गया, लेकिन अब तुम्हें 2 से शुरुआत होने वाला कोई मिल ही नहीं रहा, तो तुम बात खत्म हो गई, उसको हम संक्रामक मान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कई लोग कन्फ्यूजन हो जाती है कि भैया हमें तो मिल ही ना रहा 2,3, तो अगर वो नहीं मिल रहा तो हम अगली वाली कंडीशन पर कैसे जाएं, अब वो ही ना मिल रहा तो ये संक्रामक होगा नहीं, हमें तो तीनों कंडीशन चेक करनी रहती हैं। तो ये बात नहीं, अगर 1,2 है और 2,3 तुम्हें मिल ही नहीं रहा तो बात खत्म होगी। बेशक तुम्हें 1,3 मिल जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें 2,3 ही नहीं मिल रहा तो हम उसको संक्रामक मान लेते हैं। ये बात तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी, लेकिन इस बात को तुम अच्छे से तुम नोट कर लेना, यही बात है जो संक्रामक को बेसिकली तुम्हें पूरा का पूरा समझा सकती है। आगे बढ़ो, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, अगर इनमें से कोई भी नहीं होता, मान लो B, R, C तुम्हें मिल ही नहीं रहा, तो उसको भी हम संक्रामक मान लेते हैं। यदि A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, तब यदि और तब A, C बिलोंग्स टू R होगा। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो संक्रामक होगा। अगर ये ही बात खत्म है, ये क्या लिखा है, अगर ये ही नहीं है, अगर मान लो इन दोनों में से ही कुछ नहीं है, तो बात खत्म हो गई, उसको हम संक्रामक मान लेते हैं, उसको संक्रामक मान लेते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें समझाऊं, 1,2,3 है, 1,2 तो 2 से शुरुआत होने वाला ढूंढो, 2 से शुरुआत होने वाला एक तो ये है और एक 2 से शुरुआत होने वाला एक ये है, इस तरीके से इसको करते हैं। 1,2 है और 2 से शुरुआत होने वाला 3 है, तुम क्या कहोगे, 1,3 भी होना चाहिए, तो तुम्हें वो मिल गया। ठीक है, अब कैसे करेगा, ये तो हो गया चेक। अब इसे देखो, 1,2 2,2 तो 1,2 होना चाहिए, वो ये खुद भी है, तो ठीक है, ये वाला तो हमारा हो गया काम, इसको तो कर दो।
अब देखो इस पर आ जाओ, 2,3 है, अब 3 से शुरुआत होने वाला ढूंढो, तो 3 से शुरुआत होने वाला तो यही है, तो 2,3, 3,2, तो 2,3, ऐसे ही तो हो रहा है ये। यदि 2 3 से संबंधित है और इसके साथ में क्या हो रहा है 2,3 और 3,2, और 3 जो है ये वाला जो है वो यहाँ पर आ गया, वो किसी और से संबंधित है, 2 से संबंधित है। अब पक्की बात है कि तब 2 संबंधित होगा 2 से, तो 2,2 कहाँ पर है, 2,2 ये रहा, तो वो मिल गया। इसी तरह ये चेक करना होता है, ये भी चेक हो गया। 1,3 अब 3 से शुरुआत होने वाला कौन सा है, ये है, तो 1,2 भी होना चाहिए, 1,2 ये रहा। 3,2 है तो 2 से शुरुआत होने वाला एक तो ये है और एक ये है, तो मैं पता है अभी ये चेक करके आ सको हो तुम। 3,2 है, 2,2 है तो 3,2 होना चाहिए, वो ये खुद में है। 3,2 है, 2,3 है तो 3,3 होना चाहिए, 3,3 इसमें नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ पड़ गई। एक भी अगर गलत हो गया तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। इसको देखो 3 2 से संबंधित है, ठीक है, और यदि 3 2 से संबंधित है और फिर 2 किससे संबंधित है वो देखो, 2 किससे संबंधित, एक तो 2 से है तो इससे तो बन गया था बात, लेकिन अब इससे देखो 2,3, 2 3 से संबंधित है, तब 3 संबंधित होगा 3 से, लेकिन 3,3 तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा भैया, तो ये जो है वो पूरा का पूरा एक संक्रामक संबंध नहीं होगा। ये बात पकड़ में आनी चाहिए कि ये संक्रामक नहीं है। अगले बार पर 1,1 है तो 1 से शुरुआत होने वाला ढूंढो कि 1R1 ऐसे लिखा करो तुम तो 1R1, फिर 1 से ढूंढो कि 1 से शुरुआत किसकी हो रही है, इसको यहाँ पर हम पहले लाते हैं, तो 1 फिर ढूंढो कि किससे संबंधित है, तो 1 2 से संबंधित है और तो कुछ नहीं है, तो 1 2 से संबंधित है, तो हम बोलेंगे 1 2 वाला और चेक करो कि 1 2 से संबंधित है या नहीं, माने कि 1,2 ढूंढो कि है कि नहीं, तो हम कहोगे 1,2 मिल गया भैया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब 2,2 से शुरुआत करो, 2, अब 2 से शुरुआत होने वाला एक ये है, 2, तो 2,1 ढूंढो, 2,1 ढूंढो, तो 2,1 तो यही है, तो वो भी मिल गया। इस तरीके बढ़ते रहना। अब 3,3 पर आओ, तो 3,3 देखिए 3R3, 3R ढूंढो कि 3 से शुरुआत कहाँ हो रही है, तो तुम बोलोगे भैया ये 3R3 तो लिख लिया, इसके अलावा 3 से शुरुआत किसी की हो ही नहीं रही, तो 3 से शुरुआत हो ही नहीं रही तो ये दूसरा वाला स्टेप कट गया, तो भी हम मान लेंगे ये संक्रामक है, ठीक है। अगले बार पर बढ़ जाओ, 1,2 है, 2 से शुरुआत होने वाला एक तो ये है 2R1 और दूसरा वाला क्या है 2R2, ये है और ये है 2 से शुरुआत होने वाला 2 2 2 से शुरुआत होने वाला, ये मिल गए। तो हमें 1,1 भी चाहिए होगा, तो वो हमारे पास है। यहाँ से 1,2 भी चाहिए होगा, 1,2 हमारे पास है। तो बेसिकली तुमने सारे चेक कर लिए, अब इसको और बचा है, तुम्हें देख रहे हो एक एक चेक करना पड़ेगा। 2R1, फिर 1 से शुरुआत होने वाला कौन सा है, 1 से 1 है और ये है 1 है, तो 1 2R1, 1 से शुरुआत होने वाला एक और हमारे पास है 1,2, तो हमें 2,1 भी चाहिए तो वो है, और 2,2 भी चाहिए तो वो है। तो बेसिकली ये जो पूरा संबंध है वो एक संक्रामक संबंध है, हर एक जो अवयव है वो हमने चेक कर लिया है भैया, ये हमारा संक्रामक है। इसको देखो ये क्या है, ये तो तत्समक है भैया, और मैं क्या बोलूँगा ये तो स्वतुल्य है भैया, और ये तो सम्मित भी है भैया, अभी हम चेक करके आ रहे हैं, और अब ये संक्रामक भी होगा। तो ये तत्समक संबंध होता है वो स्वतुल्य सममित संक्रामक सब कुछ होता है, मतलब ये एक तुल्यता संबंध हो गया। तुल्यता क्या है वो अभी छोड़ो, अब इसका संक्रामक चेक करो तुम। 1,1 है, अब चेक करो कि एक और किससे संबंधित है, तो बोलोगे 1 से शुरुआत होने वाला तो और कुछ है ही नहीं, तो यहीं पर कट गया, यहीं पर कट गया मतलब संक्रामक है, चेक हो गया। 2R2, 2 से शुरुआत होने वाला और ढूंढो, तो बोलोगे यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा, कट गया, तो वो भी संक्रामक है। 3R3, 3 से और ढूंढो कुछ हो तो बोलो 3 से शुरुआत होने वाला और कोई है ही नहीं इसके अलावा, तो वो कट गया, मतलब ये पूरा का पूरा संक्रामक होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर तुम देखो, इसको अगर तुम्हें चेक करना होगा ये संक्रामक है या नहीं, तो वही बात कि संक्रामक क्या होता है, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि L1, बेसिकली इसको ऐसा नहीं लिखाएंगे, L1 L2 से संबंधित है, किस प्रकार कि L1 समांतर होगा L2 के, L2 ये वाला अब शुरुआत हो रही है, R किससे संबंधित है, L3 से संबंधित है, और क्या संबंध है इन दोनों में, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, समांतर है।
फिर हम कहेंगे कि जो L1 है L3 के समांतर है या नहीं, ये चेक करके बता दो। L1 समांतर होना चाहिए L3 के, तब हम बोल देंगे ये संक्रामक होगा। तो बेसिकली एक लाइन है ये, इसके समांतर है L2 और L2 के समांतर है L3। L1 के समांतर है L2, L2 के समांतर है L3। तो L1 L3 के समांतर है या नहीं वो चेक करो। तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर होगा, तो ये एक संक्रामक हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें चेक करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। और अगर तुम्हें कोई संबंध मिले, जैसे कि ये वाला अभी तुम्हें मिला था 1,1, 2,2, 3,3, तो ये जो संबंध है वो बेसिकली संक्रामक स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसको हम बोल देंगे फिर कि ये तुल्यता संबंध है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम बोल देंगे ये तुल्यता संबंध है, बाकी और उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए संबंधों के प्रकार। अब कुछ जरूरी बात है, अगर मान लो तुम सार्वत्रिक संबंध ले लो, तो ये सार्वत्रिक संबंध है, इसको तुम चेक करोगे, करके देख लो तुम, इनमें ये स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है। तो बेसिकली ये सार्वत्रिक संबंध होता है वो एक तुल्यता संबंध होता है। अगली बात, अगर कोई रिक्त संबंध है तो वो स्वतुल्य नहीं होता। स्वतुल्य में क्या होता है, मान लो ये A 2 3, ये तीन हमारे पास अवयव हैं, तो स्वतुल्य में क्या होता है, तीनों के तीनों दिखने ही चाहिए कि 1,1, 2,2, 3,3 ये दिखने ही चाहिए, तब हम बोलेंगे। अगर इसमें से एक भी नहीं हुआ तो हम स्वतुल्य नहीं बोलेंगे। कि मान लो तुमने ये उठा दिया और तुम बोल दो कि ये स्वतुल्य है, ये नहीं होगा। तीन को भी डालो यहाँ पर, तो एक भी उठा दिया तो तुम्हारा बेसिकली स्वतुल्य नहीं होगा। और तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमने सारे ही उठा दिए, कुछ नहीं डाला तुमने, ये भी नहीं डाला, ये भी नहीं डाला, खाली छोड़ दिया, तो अब तो पक्का ही नहीं होगा स्वतुल्य। समझ गए ना, स्वतुल्य क्यों नहीं होगा। सममित होगा। सममित क्या कहता है, अगर A, B ऐसा कुछ है तो चेक करो B, A होगा या नहीं। अगर यही नहीं है तो बात खत्म, सम्मित मान लिया हमने, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, तो हम चेक क्या करें, तो वो सम्मित है। संक्रामक की वही बात बोल रहा है कि अगर A B से संबंधित है, B C से संबंधित है, तो A C से संबंधित होगा। अगर यही नहीं है तो बात खत्म, वो संक्रामक हमने मान लिया। तो ये रिक्त संबंध होता है वो स्वतुल्य तो सममित तो होता है, संक्रामक होता है, लेकिन स्वतुल्य नहीं होता। ये मैंने क्या लिख दिया, इसको हटा यहां से। तो यही बात में एक बेसिकली लिखी मिल जाती है, कई सारे कंपटीशन मैंने देखी है, मतलब पेपर्स में, कि जैसे यहाँ पर दे रखा है, प्रूव करो दैट एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध ट्रांजिटिव है यानी कि संक्रामक है, सिमेट्रिक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य नहीं है। तो ये लाइन तुम्हें पकड़ में आनी चाहिए कि जो रिक्त संबंध होती है, रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध लिख लो, चलो, रिक्त संबंध स्वतुल्य सममित व संक्रामक होता है लेकिन स्वतुल्य नहीं। ये लाइन पकड़ में आनी चाहिए, कहीं पर भी तुम्हें कंपटीशन वगैरह में दिख जाएगी, तुम्हारे पेपर की तो पता नहीं, लेकिन समझ में तो आ रही है ना बात, तो खत्म हो गया। तुम उसको मत देखा करो सिलेबस में है या नहीं है, ये सिलेबस में है। तो वही बात हम बोल रहा हूँ। एक और बात, तत्समक का तुम समझ गए कि वो स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तो तुल्यता संबंध हो गया। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, उसको ज़्यादा कुछ समझाता नहीं है। तुल्यता वर्ग वाला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। एनसीईआरटी में अलग से क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बना कर लाया हूँ, एनसीईआरटी पर ही आधारित एक क्वेश्चन मैं खुद से बनाकर लेकर आया हूँ। और तुम शौक हो जाओगे कि उसी पर NDA 1 2015 में सवाल पूछा था और 2 स्टेटमेंट में पूछा था। और पता नहीं ये हमारे टाइम पर क्यों नहीं था, ये तुल्यता वर्ग वाला हमने नहीं पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो ये टॉपिक और तब उस क्वेश्चन को करने जाए तो पक्की बात है कि उसकी जान निकल जाएगी पहली बार में उस तरह सोचने में, ठीक है। तो लेकिन एक बार जब तुम एनसीईआरटी वाला जो सवाल मैंने बनाया है उसको जब तुम कर लोगे तो तुम्हें फिर मैं उस सवाल को दूंगा, तो तुम देखते ही उसको टिक कर दोगे, ठीक है। और वो सॉल्यूशन मुझे पहले नहीं पता था कि एनसीईआरटी में है, मैंने बाद में पता लगाया था। तो जब मैं एनडीए के लिए पढ़ाता था उस पर चैनल पर, तब मैंने ये तुल्यता वर्ग वाला जो सवाल था वो लगा मैंने आधे घंटे में 20 मिनट के करीब उस पर लिया था उसको समझाने में। बेसिकली वो टॉपिक ही समझा दिया था। तो ऐसे ही मैं करूँगा इस बार भी, मैं तुम्हें इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ तुल्यता वर्ग को। यूट्यूब पर भी तुम्हें कोई खास वीडियो मिलने नहीं वाली इस पर, बहुत कम लोगों ने इस पर बनाया है। और जो एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ाते हैं बोर्ड के लिए, वो भी नहीं करा रहे इस टॉपिक को ज़्यादा ढंग से, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं कि तुल्यता वर्ग होता क्या है, बाकी इतना डिटेल में जाकर तो वो कोई नहीं समझा रहा। तो
ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन जाएगा इस पर, तुल्यता वर्ग पर, लेकिन पूरा क्लैरिटी के साथ हम इसको समझाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तुम ये बताओ कि असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। जब हम समुच्चय पढ़ते हैं तब ये कराया होगा, मैंने कल भी कराया होगा, पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने ये चीज़ कराई होगी। तो असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है जिनमें कुछ कनेक्शन ना हो, डिसजॉइंट, कोई जॉइंट ना हो, उनमें कनेक्शन ना हो। बेसिकली सिंपल सी बोलूँ तो उसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, इसमें कुछ कॉमन है, बताओ तो जरा। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूँ तो क्या उसमें कुछ आ सकता है? कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो वो खाली रह जाएगा, तो बेसिकली फाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं असंयुक्त समुच्चय, कि कोई भी दो समुच्चय हैं, अगर उनका तुम इंटरसेक्शन करते हो और वो फाई आ गया, तो वो जो समुच्चय हैं वो दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। अगर तुम वेन डायग्राम से समझो तो ये ए है, ये बी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग रखे हुए हैं, ये होता है असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, अब तुम आगे बढ़ जाओ। अब तुल्यता वर्ग क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास, तुल्यता वर्ग, तो सबसे पहले कोई समुच्चय आएगा, उसके बाद एक तुल्यता संबंध हमें चाहिए। तुल्यता वर्ग पढ़ रहे हैं तो एक तुल्यता संबंध होना ही चाहिए, कि वो स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो, सममित भी हो, तीनों चेक कर लिए तो वो तुल्यता संबंध है। अब ये जो तुल्यता वर्ग है वो क्या करता है भाई, तुल्यता वर्ग होता क्या है कि ये जो समुच्चय है इसके जितने भी अवयव हैं, 1 2 3, इसके तुल्य वर्ग बनाता है। कि 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको कैसे बोलते हैं? 1 का तुल्य वर्ग, 2 का तुल्य वर्ग, 3 का तुल्य वर्ग। ठीक है, समुच्चय के जितने अवयव हो सकते हैं, अगर 3 अवयव हैं तो 3 तुल्य वर्ग। अभी तुम समझोगे कि ऐसे होता नहीं है, कितने अवयव हों उतने ही तुल्य वर्ग हों, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि तुल्य वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक का तुल्य वर्ग चाहिए, ये जो 1 है इसका तुल्य वर्ग चाहिए, और ये तुल्य वर्ग बनाता कौन है? संबंध बनाता है। संबंध के आधार पर हम तुल्य वर्ग बनाते हैं। अगर मैं संबंध चेंज कर दूं तो तुल्य वर्ग भी चेंज हो जाएंगे, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो मान लो ये तुम्हारे पास एक तुल्यता संबंध है आर, एक का तुल्यता वर्ग निकालना है, उसका तुल्य वर्ग बोलो या तुल्यता वर्ग बोलो, बात एक ही है, तुल्य वर्ग बोल रहा हूँ। ठीक है, तुल्य वर्ग या तुल्यता वर्ग। तो इसका मतलब क्या होता है? एक का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि एक का तुल्य वर्ग बताओ, तो तुल्य वर्ग भी कुछ अलग नहीं होता, वो भी एक समुच्चय होता है। सब कुछ समुच्चय है भैया। तो एक का तुल्य वर्ग मतलब ये देखना है तुम्हें कि एक से शुरुआत होने वाले कौन कौन से हैं। तो एक से शुरुआत होने वाला ये है, एक से शुरुआत होने वाला ये है। अब एक से शुरुआत होने वाला है उसमें ए कॉमा बी इसी रूप के तो हैं, ए हो गया ये, बी हो गया ये। तो हम कह रहे हैं बी वाले को उठा लो, ए से शुरुआत होने वाला ढूंढ लिए, तो उसमें से बी वाले को उठा लो, तो ये 1 आ गया, बी वाले को उठा लो 2 आ गया। तो ये एक का तुल्य वर्ग बन गया। तुल्य वर्ग देख रहे हो, एक समुच्चय बन गया। ऐसे ही मान लो मुझे 2 का निकालना हो, कि 2 का तुल्य वर्ग बताओ, तो मैं क्या करूंगा? 2 से शुरुआत होने वाला ढूंढ लूंगा, 2 से शुरुआत होने वाला, 2 से शुरुआत होने वाला, उसमें से बी वाले को ले लूंगा, बी वाले को ले लूंगा, तो 2 और 1। ऐसे ही अगर मैं 3 का निकालना चाहूँ तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा? 3 का तुल्य वर्ग कैसे निकालूंगा? 3 से शुरुआत होने वाला ढूंढूंगा सबसे पहले, तो 3 से शुरुआत होने वाला ढूंढा, उसमें से बी वाले को मैंने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम तुल्य वर्ग निकालते हो। पहली चीज़ तो ये हुई तुल्य वर्ग। इसी चीज़ को तुम लिखने में ऐसे लिख देते हो। ये जो मैं लिख रहा था, ये जो मैंने लिखे हैं वो रोस्टर रूम में लिखे हैं। इसी चीज़ को समुच्चय निर्माण रूम में कैसे लिखेंगे कि तुम्हें बी चाहिए, तुम्हें बी चाहिए, जो समुच्चय आएगा उसमें जितने भी अवयव होंगे वो दिखने में तो बी होने चाहिए। ये सारे के सारे बी ही तो थे, तो दिखने में बी होना चाहिए। और बता दिया कि जो ए कॉमा बी है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और जो ए कॉमा बी है वो आर होना चाहिए। अगर ए का निकालना है तो ए कॉमा बी जैसे रूप के देखो, सबसे पहले तो ए कॉमा बी जैसा रूप के देखो, तो ए कॉमा बी जैसे रूप के ये हैं, और इनमें से तुम्हें बी वाला ले लेना है, बी वाला ले लेना है, बी वाला ले लिया। समझ में आ रही है? ये सारी की सारी जो लाइनें लिखी होती हैं तुम ऐसे ही स्किप कर देते हो, इनको समझते ही नहीं, तो उस चीज़ को समझने का ट्राई करो। अगर तुम्हें 2 का तुल्य वर्ग बताना है तो सबसे पहले तुम ढूंढो 2 कॉमा बी जैसे कितने हैं संबंध में, वो मिल गए, उनमें से तुम बी वाला निकाल के ले आओ। 2 कॉमा बी तुम ढूंढो, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा 1 ऐसा कुछ, तो ये बी वाला तुम निकाल के ले आओ। समझ रहे हो? समझ गए हो तुम इस बात को? अब तो
3, b जैसे ढूंढो तो 3, b जैसा तो केवल एक ही है, उसमें से b को निकाल के ले आओ, b को निकाल के ले आओ, 3 को निकाल के ले आओ। तो ये होते हैं तुल्य वर्ग निकालना। अब दो चीजें आती हैं, ये है तो एक समुच्चय ही, समुच्चय समान समुच्चय भी होता है। अगर मैं 1,2 लिखूं या 2,1 लिख दूं, बात तो एक ही है, क्रम से कुछ फर्क पड़ता नहीं समुच्चय में। 1,2 लिखो 2,1 लिखो, फर्क पड़ता नहीं। तो ये दोनों तो समान हैं, एक दूसरे के समान है, बराबर हैं, तो ये हो गए समान तुल्य वर्ग। तुल्य वर्ग जो आ रहे हैं वो समान आ गए, बराबर आ गए। और तुम मान लो इन दोनों को देखो तो ये दोनों असमान हो गए। बेसिकली तुम देख रहे होगे 2, 1, 3, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो बोलोगे नहीं है भैया। तो ये दोनों जो समुच्चय आ रहे हैं वो कैसे हो गए? असंयुक्त हो गए। और इन जो समुच्चय हैं उनको नाम हम दे रहे हैं तुल्य वर्ग। तो ये जो तुल्य वर्ग हैं वो कैसे हो गए? असंयुक्त। असंयुक्त, डिसजॉइंट तुल्य वर्ग, कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारे पास एक लाइन आती है कि कोई दो तुल्य वर्ग या तो बराबर होते हैं या असंयुक्त होते हैं। या तो वो बराबर हो जाएंगे, जैसे 1 और 2 ये दोनों बराबर हो गए थे, या फिर वो असंयुक्त हो सकते हैं, जैसे 1 3 के बराबर नहीं था और 2 भी 3 के बराबर नहीं था। समझ में आ रही है बात? कुछ भी उन दोनों में कॉमन नहीं था कि अगर तुम 1 वाला जो उपसमुच्चय है उसका इंटरसेक्शन कर दो 3 वाले के तो तुम्हें 5 ही मिलने वाला है। समझ रहे हो ना? 1 में क्या था? 1,2, ये एक समुच्चय है और इसका तुम समुच्चय कर रहे हो 3 के साथ। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो बोलो नहीं है भैया, खाली रह जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये लाइन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। और ये जो लाइन है वही डायरेक्टली पूछी गई थी एनडीए के पेपर में। ठीक है, ठीक है। अब आता है दो वर्गों का सम्मेलन। बस टॉपिक पढ़ाने में मज़ा आता नहीं है सीधे सीधे, वो तो खुद से अलग से पढ़ाते हैं तब आता है। चलो फिर भी मान लो, अब देखो तुम एक चीज़ समझो यहाँ से पहले कि तुम्हारे पास समुच्चय क्या था? 1, 2, 3। फिर कोई संबंध तुम्हें दे रखा था, तुमने फिर इस संबंध के आधार पर 1 का तुल्य वर्ग बनाया। वो कितना आया? 1, 2। 2 का तुल्य वर्ग बनाया, वो कितना आया? 2, 1, यानी कि 1, 2 वो ही 1, 2 ही आ रहा है। 3 का तुल्य वर्ग बनाया, वो कितना आ रहा है? उसमें केवल 3 आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये जो हैं वो आखिर हैं क्या? कहां से आ रहे हैं? वो आ तो यहीं से रहे हैं ना, और इससे छोटे आ रहे हैं। समझ रहे हो? इससे छोटे आ रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये जो तुल्य वर्ग आ रहे थे, ये जो तुल्य वर्ग आ रहे थे वो तो उपसमुच्चय हो गए। एक उपसमुच्चय हो गए। समुच्चय के एक समुच्चय एक उपसमुच्चय हो जाते हैं तुल्य वर्ग। बात समझ में आ रही है? इसी में से हम निकाल कर बना रहे हैं इनको। तो ये एक तरीके से इसके उपसमुच्चय हो गए। अब देखो दूसरी बात, ये पहली चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। अब तुम देखना कैसे तुम्हारा दिमाग उड़ता है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 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 जोड़ दूं, इन तीनों का यूनियन कर दूं, सम्मेलन कर दूं, तो क्या आने वाला है? अगर मैं 1,2 यूनियन 1,2 यूनियन 3 कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे क्या मिलने वाला है? तो बोलोगे 1, 2 यहाँ से ले लिया, 1, 2 तो पहले से आ चुके हैं तो इसको तो लेना ही क्या, और 3 को और ले लो। ये तो समुच्चय आ गया। और ये क्या था? ये तो ए था, 1 का तुल्य वर्ग था यूनियन, ये 2 का तुल्य वर्ग था यूनियन, ये 3 का तुल्य वर्ग था, और तीनों का तुमने यूनियन करा तो वो ए आ गया। इसी को कहते हैं तुल्य वर्गों का सम्मेलन। कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज चल रही है कि इसमें से तुमने तुल्य वर्ग बनाया कुछ कुछ करके, और जो जो आ रहे हैं वो उसके उपसमुच्चय बने, और जो इन उपसमुच्चयों को जोड़ा तो फिर हमें वापस से समुच्चय मिल गया ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी को उन्होंने बोल दिया तुल्यता वर्गों का समुच्चय, कि अगर एक है सम्मिलन यूनियन 2 का तुल्य वर्ग यूनियन 3 का तुल्य वर्ग, तो वो समुच्चय ए के बराबर ही आ जाएगा। समुच्चय ए क्या है? 1, 2, 3। तो इन तीनों का तुम अलग अलग सम्मेलन करोगे, इनके तुल्य वर्गों का सम्मेलन करोगे तो वो समुच्चय के बराबर ही आता है। ये बात समझ में आई होगी। अगर इसी को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखूं तो ए तुम्हारे पास क्या है?
1 2 3 इस तरीके से है, और 1 इसके बराबर आ रहा था, 1 का तुल्य वर्ग, 2 का तुल्य वर्ग, 3 का तुल्य वर्ग। ए क्या है, 1 2 3, इसका एक समुच्चय है। ये क्या है, 1 2 1 2 3, इसी तरीके से ये समुच्चय बटे हुए हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, तुमने इनको विभाजित कर दिया, इन टुकड़ों में तोड़ दिया, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया तुमने इसको। ये जो समुच्चय था उसको तुमने विभाजन कर दिया, उसका तुमने पार्टीशन कर दिया, अलग अलग पार्टों में बांट दिया। तो समुच्चय का तुल्यता वर्गों में विभाजन यही होता है कि तुमने ए जो समुच्चय था उसका तुमने विभाजन कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। अगर उन टुकड़ों को जोड़ोगे तो वापस से तुम्हें ए मिलने वाला है, जो हमने पिछले वाले में देखा था। सम्मिलन करोगे तो वापस से वही चीज मिलने वाली है। तो सम्मिलन और विभाजन समझ में आ गया कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब इसी चीज को अब तुम देखना पूरा, इसका बेसिकली डेफिनेशन वगैरह किस तरीके से दी जाती है किताबों में, एनसीईआरटी में ये लाइनें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। किसी दिए गए समुच्चय ए में, अब ये पूरी लाइन तुम्हें समझ में आ जाएगी, तब से नहीं समझ में आने वाली थी, पहली बार में अगर तुम इसको पढ़ते तो तुम्हें नहीं समझ में आने वाली थी। तो अब समुच्चय तुम्हें ए दे रखा होगा, हमें पता है भैया, अभी थोड़ी देर पहले 1 2 3 दे रखा था। और हाँ, एक और बात है, जैसे ए क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। अब ए क्या है, 1 2, 2 क्या है, वो भी 1 2 है, ये क्या है, 3 है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, समान हो गया ना, समान हो गए, बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब तुम मान लो कि 1,2 है, यूनियन करो 1,2, तो इसका क्या सेंस बनता है, एक बार लिख दो ना बस उसका। अगर तुम यूनियन करोगे तो क्या होता है, इसके अवयव और इसके अवयव दोनों को लेना होता है, इसके अवयव या इसके अवयव। तो 1,2 ले लिया तो वापस से 1,2 थोड़ी ना लिखोगे, बात खत्म हो गई, उतना ही लिख लो। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो बात वही आने वाली है, तुम इन दोनों में से एक को ही लिख दो। तो वही चीज़ है, अगर इन दोनों को तुम जोड़ रहे हो तो उससे कुछ फर्क पड़ नहीं जाएगा, तुम एक बार ही जोड़ लो ना, इसको हटा दो एक बार में। तो अब तुम देखो, ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं, वो असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है। और ये दोनों कैसे थे, बराबर समुच्चय थे। तो बराबर वाले नहीं लेने हैं, हमें असंयुक्त समुच्चय लेने हैं। अगर तुम केवल असंयुक्त समुच्चयों को जोड़ देते हो तो भी हमें ए मिलने वाला है। अगर तुम इसको और इसको जोड़ दो तो भी हमें ए ही मिलेगा, इसको बेशक हटा दो, क्योंकि वो तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, ये और ये तो बराबर हैं, ये और दो तो बराबर हैं। अगर इन दोनों को तुम जोड़ दो तो तुम्हें ए ही मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज़ है कि अब तुम डेफिनेशन वगैरह तुम पूरा गेम समझ जाओगे। कोई समुच्चय तुम्हें ए दे रखा होगा, ये है, ठीक है, ए दे रखा है हमें। समुच्चय में दिए गए स्वेच्छ तुल्यता संबंध, तुम्हें एक तुल्यता संबंध दे रखा होगा। स्वेच्छ, स्वेच्छ का मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी हो सकता है, अगर वो बदल गया तो तुम्हारा जो तुल्य वर्ग है वो भी बदल जाएंगे। तो एक तुल्यता संबंध होगा आर। समुच्चय ए को परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों में, तुम्हें पता है वो जो तुल्यता वर्ग होते हैं वो उपसमुच्चय होते हैं। एक एक लाइन अब तुम्हें समझ में आ रही होगी, असंयुक्त क्या है, उपसमुच्चय क्या है, उपसमुच्चयों में विभाजित कर देता है। विभाजन का भी मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वो कैसे टूट जाता है, जिन्हें ए का विभाजन कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। ए है, कोई आर होगा, उसके आधार पर तुम तुल्य वर्ग बनाओगे एक, और वो 2 के बराबर है तो उनमें से कोई एक ले लो। मान लो तुमने एक ले लिया, उसका यूनियन फिर तुम 3 के तुल्य वर्ग से कर दो तो वो ए आ जाएगा। ये होता है कि ये दोनों असंयुक्त हैं, ये दोनों बराबर थे। तो जो असंयुक्त उपसमुच्चय आ रहे हैं, असंयुक्त उपसमुच्चय आ रहे हैं, उनमें इसको तोड़ देता है संबंध, ठीक है। इसको कहते हैं तुल्यता वर्गों में विभाजन। अब आ जाओ सवाल पर, जो सवाल मैंने बनाया है तुम्हारे लिए एनसीईआरटी के आधार पर। मान लीजिए पूर्णांकों का समुच्चय जेड है, फिर से वही चीज देखना, एक समुच्चय तुम्हें दे रखा होगा जेड, तो मैं यहां पर कहीं जेड लिख लेता, एक समुच्चय होगा तुम्हारे लिए जेड। जेड क्या होता है भैया, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होता है भैया, 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगा, और माइनस वाली भी आ जाती है, -1 -2 -3 इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये होता है पूर्णांकों का समुच्चय। तो एक हमारे पास समुच्चय आ गया जेड, और ए बी से संबंधित है, हमें पता है ये क्या होता है, ए बी से संबंधित है। जहां ए और बी जेड से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ भी तुम्हें लेना होगा ए और बी संबंध में, वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ तुम्हें लेना होगा।
ठीक है, इन्हीं में से कुछ लेना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते कि 1.5 ले लिया, 3/2 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं ले सकते, पूर्णांक ही लेना है। और क्या कह रहा है, ये भी हो गया। यदि और केवल यदि a माइनस बी 3 से विभाज्य है, a माइनस बी, अगर मान लो तुम इसमें से 2 अवयव उठाए, a और b तुम कहाँ से उठाओगे, इन्हीं में से उठाओगे। तुमने a और b उठाए, उनका तुमने बेसिकली a में से b को घटाया, तो वो जो है वो 3 से विभाज्य होगा, 3 का भाग उसमें पूरी पूरी बार चला जाएगा। ये बात वो संबंध बता रहा है कि ऐसे तुम a और b ढूंढो जिनको तुम घटाने पर उसमें 3 का भाग दो तो पूरी पूरी बार चला जाए, और तुम्हें वो संबंध बनाना है। तो ऐसे ऐसे ढूंढो, मान लो तुमने 0 और में से 3 घटा दिया तो 3 का भाग उसमें चला जाएगा, -3/3 कितना आएगा, -1 आएगा, पूरी पूरी बार चला गया। तो बेसिकली तुमने क्या क्या डाला यहाँ पर, तो a की जगह पर तो 0 डाला, a, b जैसे ही तो रूप के चाहिए हमें, तो a की जगह पर तुमने 0 डाल दिया, b की जगह पर कितना डाल दिया, 3 डाला था। ऐसे तुम यहाँ पर 6 भी डाल सकते हो, तो -6 उसमें भी भाग चला जाएगा पूरी पूरी बार, तो 0,6 डाल सकते हो। मैं उल्टा भी डाल सकता हूँ, मैं b की जगह पर -3 डाल दूँ, मान लो मैंने -3 डाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, समझ रहे हो ना, 0 माइनस मैंने -3 डाल दिया तो ये +3 हो जाएगा, +3/3 करोगे तो वो पूरी पूरी बार चला जाएगा, यानी कि 0 -3 भी डाल सकता हूँ, ऐसे तुम डालोगे, इसी में से ला रहे हो ना। अब फिर क्या कर रहे हो, मान लो इस बार मैं अब 1 ले रहा हूँ, a की जगह पर 1 ले रहा मैंने, तो b की जगह पर क्या डालूंगा, मान लो मैं डाल दूंगा 4, 1 - 4/3, 1 - 4 -3 आएगा बटे 3, चला गया ना, तो 1,4 में ले सकता हूँ। फिर 1, मैं मान लो कितना 10 लूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 के मतलब 7 ले लूँगा तो -6 आएगा, उसमें भी भाग चला जाएगा, तो 1,7 ले लिया। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, 1 माइनस मैंने -4 ले लिया, सॉरी -2 ले लिया, तो अब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3/3 चला जाएगा। तो 1, -2 भी ले सकता हूँ मैं, 1, -2 भी ले सकता हूँ। तो ये संबंध बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें संबंध बनाना है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया लग रहा होगा, अभी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो या तो ऐसे लिख दो कि यदि और केवल यदि a - b 3 से विभाज्य हो, या इसी बात को तुम ऐसे संबंध में लिख दो, कुछ भी दे सकता है वो। तो मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं कि इस तरीके से तुम्हें दे रखा है कि a, b जैसे ऐसे तुम्हें क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाना है जिसमें a - b 3 से विभाज्य हो, 3 से उसका भाग चला जाए। तो ये जो सवाल है वो तुम्हें समझ में आया होगा। अब ऑप्शन क्या कह रहा है वो देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य असत्य, सत्य कौन सा है असत्य कौन सा है। कोई दो तुल्य वर्ग या तो बराबर होते हैं या असंयुक्त होते हैं, ये बात तो हमें पक्का से पता है कि होता ही है। जैसे अभी हो रहा था कि 1 और 2 जो थे वो बराबर आ गए थे, लेकिन 1 और 3 बराबर नहीं थे, तो ये तो हो गए असंयुक्त, ये हो गए बराबर, तो या तो बराबर होगा या असंयुक्त होगा, पक्की बात है। दूसरी बात, अब ये पूछ रहा है कि जो संबंध आर है वो समुच्चय जेड को 3 तुल्य वर्गों में विभाजित करता है। अभी जहां तुम एक ही बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली तुम देख पा रहे हो 1, 2, 3 भागों में विभाजित करता है, लेकिन ये बात मैंने गलत बोली। अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था, हम केवल असंयुक्त उपसमुच्चयों को देखेंगे, असंयुक्त को। यहाँ पर असंयुक्त कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो इनमें से किसी एक को लेना है, तो एक तो इन दोनों में से किसी को ले लो और दूसरा ये हो जाएगा। तो 2 ही असंयुक्त उपसमुच्चय हैं, 2 ही असंयुक्त तुल्य वर्ग हैं। तुल्य वर्ग कितने हैं यहाँ पर, असंयुक्त बोल दो या तुल्य वर्ग बोल दो, तो 2 तुल्य वर्ग हैं, इसके 2 तुल्य वर्ग बनेंगे उस संबंध के आधार पर। तो वही चीज यहाँ पर ये कह रहा है कि जेड जो है समुच्चय जेड, संबंध आर उसको कितने टुकड़ों में तोड़ देगा, 3 तुल्य वर्गों में बनाएगा, कितने में विभाजित करेगा, वो तुम्हें बताना है ये बात सही है कि नहीं। तो अब मैं सवाल पर जाता हूँ वापस। तो जैसे मैं कर रहा था कि ए और बी के जोड़े बना रहा था कि कितने हो सकते हैं, वैसे ही मैं प्रॉपर जोड़े किस तरीके से बनाने हैं वो मैं बताता हूँ। 0 से स्टार्ट करो तुम, दो समुच्चय तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास समुच्चय, प्रॉपर देखना, एक बार में समझ जाओगे तुम पूरा गेम। तुम 0 से स्टार्ट करो कि तुम 0 ले लिया, अब तुम कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि ऐसा क्या लूं कि उसमें 3 का भाग दूं, उसमें से 0 में से कुछ घटाकर a की जगह पर तुमने 0 ले लिया, a - b/3, ऐसा ही तो तुम्हें देखना है। तो a की जगह पर तुमने 0 फिक्स कर दिया है, अब b को चेंज करके देखते जाओ, b की जगह पर तुम 3 रखोगे तो 0,3 का जोड़ा बन जाएगा, फिर 0 की जगह पर 6 रख दो तो 0,6 बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। इनका तुम्हें संबंध बता रहे हो, देख बेसिकली ये जो संबंध है उसको रोस्टर रूम में लिखते जा रहे हो इस तरीके से। और तुम मान लो यहाँ पर तुमने
3 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, +3/3, बात बराबर है। तो 0, -3 तुमने ले लिया इस तरीके से। तो ऐसे तुम्हें सारे के सारे जितने हैं वो तो अनंत हैं, वो तो मिलते ही जाएंगे, तुम बढ़ाते जाओ 3, 6, 9, 12 इस तरीके से करते जाओ, वो तो मिलते ही जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है कि तुम 0,0 से स्टार्ट करो और 0,3 लोगे, 0,6 लोगे, 0,9 लोगे, इस तरीके से तुम लेते जाओगे। ऐसे उल्टा तुम चलोगे 0,-3, 0,-6 इस तरीके से तुम लेते जाओगे। अबे यार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अब मैंने 1 से शुरुआत कर लिया, अब मैं 1 को मान लो यहाँ पर मैं एक की जगह पर 1 को फिक्स कर देता और यहाँ पर फिर चेंज करता रहता। मान लो 1 -4 करा तो -3/3, तो वो चला गया पूरी बार। तो 1,4 का 1 बन गया। फिर मैं यहाँ पर 1,7 कर दूँ तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 1,7। तो ये भी चला जाएगा, -6/3 चला गया। ऐसे ही मान लो मैं इधर कर दूँ -2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3/3, तो 1,-2 का। तो इस तरीके से सारे के सारे संबंध में हमारे पास अवयव मिलते जाएंगे। तो 1,1, फिर तुम 2,2 से शुरुआत करो, 3,3 से करो, 4,4 से करो, क्योंकि 4 -4 0 ही आएगा। 0 में तो बेसिकली किसका 4 का भाग 3 का भाग चला ही जाएगा। ऐसे तुम देखो 3,3, 3 -3 0 का भाग चला ही जाएगा, 2 -2 0 का भाग चला, 0 में 3 का भाग चला जाएगा, समझ रहे हो। तो अब ये चीज़ चल रही है। देखो अब तुमने अगर पहली 2 लाइन निकाल ली कि 0 का तुमने फिक्स करके देख लिया कि क्या क्या आ रहा है, और 1 को फिक्स करके देख लिया तुमने क्या क्या आ रहा है, अब तुम्हारा काम चल गया। तुम पूरा का पूरा संबंध बना सकते हो उसी से। देखना कैसे, तुमने 0 में 1 बढ़ाया, इधर भी 0 में 1 बढ़ाया, इधर देखो 0 में 1 बढ़ाया, 3 में 1 बढ़ाया, 0 में 1, 6 में 1, इधर भी तुमने 1 प्लस करा है, -3 और प्लस -2 आने वाला है। 0 में 1 बढ़ाया, -6, -5, +1 हुआ है ना, +1। फिर ये मिल गया तुम्हें, तो यहाँ से फिर से देखो +1 +1 +1 +1, 1 जोड़ते जाओ, 1 जोड़ते जाओ, 1 बढ़ाते जाओ, 1 बढ़ाते जा रहे हैं, 1 बढ़ाते जा रहे हैं, और हमें नए के नए जो अवयव हैं वो मिलते जा रहे हैं। 1 बढ़ाते जाना है। बहुत मस्त पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये। और इसका रीजन भी है, लेकिन अभी तुम उसको छोड़ो। इसमें तुम ऐसे बढ़ाते जाओगे तो मिलता जाएगा, और ये अनंत तक चलेगा। तुम तो 5 5, 6 6, 10 10 ऐसे लेते जाओ, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 3 का भाग उसमें देते जाओगे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ तुम यहाँ तुम देखो, अगर तुम यहाँ पर गौर कर पा रहे होगे तो 0,0 ठीक है यहाँ पर है, 0,3 यहाँ पर है, 3,0 यहाँ पर है। बस पलट दिया है हमने, ठीक है, पलट दिया है बस, और कुछ नहीं है। कि a-b/0 करो या b-a, 0 आ जा रहा है, 3 का भाग 2, मतलब पूरी भाग उसका चला जाएगा। थोड़ा सा इसको समझना, मतलब अभी इसको मैं कैसे समझाऊँ, चलो अभी नहीं समझते, लेकिन तुम थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। 0,3 है, 3,0 ये रहा, 0,6 है, और नहीं ऐसे नहीं। अब देखो ये तुम्हारे पास संबंध बन गया। अब हमें क्या बनाने हैं, हमारे पास समुच्चय क्या है, ये है। तो हमें क्या बनाने होंगे, हमें इक्विवेलेंस क्लास बनानी होंगी, यानी कि तुल्य वर्ग बनाने होंगे। तुल्य वर्ग किसके बनते हैं, समुच्चय के जितने अवयव होते हैं उनके। जैसे 0 का तुल्य वर्ग बनाया, 1 का तुल्य वर्ग बनाया, 2 का तुल्य वर्ग बनाया, इधर -1 का तुल्य वर्ग बनाया, -2 का बनाया। तो ये भी तुम देख रहे हो, ये तो अनंत हो सकते हैं। अनंत संख्याओं के तुम तुल्य वर्ग बना सकते हो। तो हम कैसे बता दें भैया कि कितने केवल 3 तुल्य वर्ग होंगे कि नहीं, ये बोल रहा है कि 3 तुल्य वर्गों में विभाजित करता है। हम कैसे बता दें, ऐसे तो अनंत बन रहे हैं। तो वो पहले तुम लिख कर देखो। चलो तुम्हें 0 का तुल्य वर्ग निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, 0 जहाँ पर है, 0 से शुरुआत होने वाले सारे के सारे अवयव देख लो संबंध में। तो ये संबंध है, इसमें 0 से शुरुआत होने वाला देख लो। तो पहली वाली लाइन में 0 से शुरुआत हो रहे हैं सारे के सारे, उसका फिर बी वाला अवयव उठा लो, बी वाला तुम अवयव उठा लो दूसरे वाला। तो क्या आ जाएगा, 0 3 6 -3 -6, 0 3 6 -3 -6, ऐसे ही तो चलता जाएगा ये तो अनंत तक। फिर ए को देखो, तो 1 से शुरुआत होने वाले को सारे को पकड़ लो। तो 1 से शुरुआत होने वाली लाइन ये है, -5 -2 -1 +1, 1 4 7 -2 -5, 1 4 7 -2 -5, ऐसे ही तो चल रहा था। अब इसमें भी एक पैटर्न ढूंढो, +1 +1 +1 +1 +1, बढ़ते जा रहा है एक एक। तो इधर क्या आ जाएगा, 2 5 8 -1
-4 इस तरीके से बढ़ेगा। प्लस करना है एक, -5 में +1 करोगे तो प्लस माइनस के 4 तो आएगा। ठीक है, ये मिल गया तुम्हें। फिर देखो इसमें क्या आ जाएगा, 3 6 9 0 -3 इस तरीके से चलता जाएगा। इसको देखो 4 7 10 1 -2 इस तरीके से ये चलता जाएगा। समझ रहे हो? अब तुम यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे जो हैं वो तुल्य वर्ग हैं। हमें पता है तुल्य वर्ग या तो होते हैं बराबर या होते हैं असंयुक्त। हमें किन से मतलब होता है? असंयुक्त से मतलब होता है। जो असंयुक्त होते हैं वही तुल्य वर्ग होते हैं। उनको बताते हैं कि कितने तुल्य वर्ग होंगे, वो असंयुक्त वाले बताने होते हैं। तो सबसे पहले जो बराबर ढूंढोगे, क्या बराबर इसमें कुछ है? ये जो जितने मैंने लिखे हैं ऐसे चलते जाएगा। 5 का निकालोगे तो क्या कुछ बराबर आ रहे हैं? तुम कहोगे 0 3 6 -3 ये किसके बराबर है? इसके बराबर तो नहीं दिख रहा, इसमें तो कुछ अलग ही अवयव है। अब यार ऐसे देखो, ये है ये है ये है, ये अवयव इसमें तो नहीं है, तो ये दोनों तो असंयुक्त हो गए, एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो ये ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हमारे पास आ गए। अब चेक करो कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये एक जैसे तो नहीं है? तो बोलोगे नहीं है, बिल्कुल भी अंतर है इनके अवयवों में। तो ये भी हमारे पास आ गया। और इसको इससे भी चेक करो कि 0 यहाँ पर तो नहीं आ रहा, 3 यहाँ पर तो नहीं आ रहा, 6 यहाँ पर तो नहीं आ रहा, तो बोलोगे नहीं आ रहा। तो ये भी हमारे पास आ गया। तो ये 3 तो हमारे पास तुल्य वर्ग हो गए। अब इसमें आओ, 3 6 9 0, 3 6 0 और आगे तुम इसको बढ़ाते हो 9 भी आ जाता है यहीं पर, -3 अब तुम बोलोगे ये वाली लाइन तो भैया यहाँ पर रिपीट कर गई। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हम इस वाले को नहीं लेंगे। जो बराबर होता है उसको हम नहीं लेते, जो बराबर होता है उसको हम नहीं लेते। तो इसको हटाओ। 4 7 10 1 -2, 4 7 10 1 -2, क्या यही चीज़ नहीं लिखी हुई? तो इसको भी यहाँ हटा देंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसका रिपीटेशन हो गया यहाँ पर, इसका रिपीट हो गया यहाँ पर। तो अगले वाला जो 5 आएगा वो किसका रिपीट हो जाएगा? इस वाले का रिपीट हो जाएगा। तो मतलब अब हमारे जो तुल्य वर्ग हैं वो रिपीट करने लगे, बार बार वही चीज़ें आने लग गई। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पहले वाले 3 हैं, ये जो पहले वाले 3 तुल्य वर्ग हैं, केवल वही हमारे असंयुक्त तुल्य वर्ग हैं, वही हमारे पास तुल्य वर्ग आ रहे हैं 3। बाकी के तो वापस से रिपीट करने लग गए हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या कह रहा है, संबंध आर जेड को 3 तुल्य वर्ग में विभाजित करता है। तो हमारी बात बिल्कुल सही है, ये 0 1 और 2 इन 3 तुल्य वर्गों में विभाजित करता है। दूसरी बात, हमने इसमें 3 का भाग दिया था। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये चीज है कि तुमने यहाँ पर 3 से भाग दिया तो देख रहे हो जो तुल्य वर्ग बन रहे हैं वो 3 से छोटे बन रहे हैं, 2 पे आके रुक गए, 0 1 2। ये भी तुम्हें समझ में आएगी बात। तो ये जो बात है ये भी हमारे पास सही हो गई है। ठीक है, अब तुम अगले सवाल पर आ जाओ। ये NDA 1 2015 में ये सवाल पूछा गया था, कैसे करेंगे वो तुम अब सोच के बताओ। सेम सवाल है, सेम, बस क्या करा गया, a - b जो है वो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, 3 से विभाज्य था तो 3 तुल्य वर्ग आए। अब 5 से विभाज्य है तो 5 तुल्य वर्ग आने चाहिए। सेम पैटर्न है ना भैया। तो वही कह रहा है कि जो जेड को 5 तुल्य वर्ग में विभाजित करता है, क्या ये बात सही है? तो बोलोगे बिल्कुल सही है। कोई 2 तुल्य या तो बराबर होंगे या असंयुक्त होंगे, वो बात हमने पहले ही देख ली है। तो ये वैसे ही तुम फिर से करोगे कि जेड बनाओगे और वो संबंध आर बनाओगे कि 0 0 0,5 0,10 ऐसे बनाओगे। इधर भी 0, -5 इस तरीके से। फिर 1,1 बनाओगे, 2,2 बनाओगे, 1,6 लिख लिया, 1,11 लिख लिया। तो बेसिकली 1 बढ़ा दिया तुमने, यहाँ पर 1 बढ़ा दिया और वो पूरा पूरा तुम बना लोगे। फिर तुल्य वर्ग बनाओगे 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। इसको खुद से ट्राई करना पूरा, 3 4 फिर 5 पर आओगे। तुम बोलोगे भैया अभी हमने देखा था कि 3 से भाग दे रहे थे तो 3 वाला नहीं ले रहे थे, उससे कम वाले ले रहे थे। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे तो 3 वाला हम नहीं ले रहे थे। कहाँ गया भैया, 3 वाला हम नहीं ले रहे थे, यहाँ पर 3 नहीं था, 3 से छोटे वाले थे और 0 तक जा रहे थे। तो 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, 5 वाले को नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास जो तुल्य वर्ग है वो आने वाले हैं इसके लिए, इस सवाल के लिए। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो अगर मैं तुम्हारे सामने पहली बार में ही ये सवाल ले आता तो तुम लगता कि कितना खतरनाक सवाल है, इतना सब कुछ तुम करना पड़ रहा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब तुम्हें ये आसान लगने लग गया होगा। ठीक है,
तो ये हो गई जो पहला चैप्टर है उसकी कंप्लीट थ्योरी, मतलब जो प्रश्नावली नंबर 1 है उसमें जो संबंध वाला पार्ट है वो पूरा पूरा खत्म हो चुका है। प्रश्नावली नंबर 1.1 हम करने वाले हैं कल, जितने भी उदाहरण वगैरह हैं उनको करेंगे। इसकी जितनी भी थ्योरी है वो हमने आज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। वो बहुत डिटेल में करी है, ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के में निकाल दी है। 1.5 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है, तो 1.5 घंटे करीब हो गई वीडियो। तो इतने में अगर तुम थ्योरी कर रहे हो तो बढ़िया चल रहे हो, कंपटीशन के लिए भी तुम मतलब बेस अच्छा चल रहा है तुम्हारा। 12th के बाद ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ कि अगर इतना डिटेल में पढ़ रहे हो तो 12th के बाद ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल तुम ऐसे हो गए कि हमें दोबारा पढ़ना पड़ रहा है मैथ। तुम्हारे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होगा, ठीक है। तो जितने भी वगैरह तुम्हारे दोस्त वगैरह उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। बाकी जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो मेरे आसपास के हैं, वो मनिया आ सकते हैं। मान लो धौलपुर का है कोई, तो धौलपुर के आसपास का जो है वो तो आ ही जाना, ऑफलाइन आ जाना मनिया में, वहाँ पर हम प्रॉपर पढ़ाई कराएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।